101 अक्षत की एंट्री। अक्षत राजीव के साथ स्पीति वैली सेक्ट के लिए निकल पड़ता है। अक्षत अब सेक्ट लीडर है, तो उसे तो अपने सेक्ट के सभी लोगों से एक बार तो मिलना ही होगा। जब वो दोनों स्पीति वैली सेक्ट पहुंचते हैं तो अक्षत के स्वागत के लिए कई लोग खड़े थे। अक्षत को देखकर तो सेक्ट के सभी श्रेष्ठों की आंखों में चमक आ जाती है। आखिर अक्षत ने उन्हें लेवल पार करने में मदद जो की थी, उसके दिए रिकवरी पिल से सभी का लेवल पार हो गया था और इस समय वो सभी बहुत ही से आगे बढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात थी, उन सभी का अक्षत को देख एक्साइटेड होना। उन सबके दिमाग में न जाने क्या क्या चल रहा था। श्रेष्ठों को छोड़कर बाकी के लोग थोड़ा निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी की आंखें जिसे ढूंढ रही थी वो तो आई ही नहीं। वो सभी अपने नए सेक्ट लीडर को ढूंढ रहे थे और उन्हीं का इंतजार भी कर रहे थे। सभी ने एक बार भी नहीं सोचा कि अक्षत ही उन सभी का सेक्ट लीडर है। उन सभी को लगा कि जरूर यह नौजवान लड़का स्पीति वैली सेक्ट में शामिल होने आया है। अब इन सबको कौन समझता कि जिसे वो सिर्फ एक नौजवान लड़का समझ रहे हैं, वही इन सब के सेक्ट का सेक्ट लीडर है। और वैसे भी उन सबको भरोसा होता भी कैसे, आज तक के इतिहास में इतनी कम उम्र का कोई सेक्ट लीडर बना ही नहीं था। अक्षत जब उन सभी का चेहरा देखता है तो सोचता है कि आखिर इन सबको क्या हुआ। क्या ये सब मेरे आने से खुश नहीं हुए हैं? क्या मैं इन्हें पसंद नहीं आया? ये सब खुश होंगे भी कैसे? मेरी एंट्री इतनी सिंपल जो हुई है, अपनी दुनिया में होता तब तो 2-3 रोल्स रॉयस कार से उतरता, तो पक्का ये सब मेरी एंट्री से इम्प्रेस हो जाते। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, यहाँ तो कार वगैरह है ही नहीं। अक्षत अब राजीव के पीछे पीछे एक स्टेज पर जाता है। उस स्टेज के चारों तरफ सभी लोग खड़े थे जो बेसब्री से अपने सेक्ट लीडर के इंतजार में थे, पर जैसा कि उन सभी को लग रहा था कि उनके सेक्ट लीडर तो आए ही नहीं। राजीव कहते हैं, आप सभी जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ चुके हैं, हमारे सेक्ट लीडर यह रहे। इतना कहकर राजीव अक्षत की तरफ इशारा कर देते हैं। सभी अब शॉक में चले जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक 19 से 20 साल का दिखने वाला लड़का उनका सेक्ट लीडर होगा। क्या यह मजाक चल रहा है? सभी श्रेष्ठ तो अक्षत के बारे में जानते ही थे, तो उन्हें तो कोई हैरानी नहीं हुई। वो तो अक्षत को दिल से अपना सेक्ट लीडर मानते हैं, पर बाकियों का क्या? उन्होंने तो अक्षत को पहली बार देखा था और ऊपर से वो इतनी कम उम्र का था, तो वो अक्षत को कैसे अपना सेक्ट लीडर मान सकते थे? उन सबको यही लग रहा था कि जरूर उन सभी से राजीव मजाक कर रहे होंगे। सभी को अपने में ही फुसफुसाते देख राजीव उन्हें चुप कराने लगते हैं। राजीव कहते हैं, आप सभी शांत हो जाए। तभी एक आदमी कहता है, ये इतना छोटा लड़का हमारा सेक्ट लीडर है, क्या ये इस लायक भी है जो आप ऐसा कर रहे हैं? मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी पुराने सेक्ट लीडर राजीव। आप कैसे एक इतने कम उम्र के लड़के को सेक्ट लीडर बना सकते हैं? आप तो जानते ही हैं कि हमारे सेक्ट का हालत क्या है, तो फिर बिना इसके पावर को जाने समझे कैसे इसे सेक्ट लीडर बना सकते हैं? राजीव सोचने लगते हैं, अरे सीनियर की पावर को मैं थोड़ा जानता हूँ, तभी तो मैंने उन्हें सेक्ट लीडर बनाया है। तुम लोग उनकी इंसल्ट क्यों कर रहे हो? इतने पावर का कोई हमारे सेक्ट का कमान संभालेगा, ये कितनी खुशी की बात है। और इसे देखो, ये पता नहीं क्या फालतू की बकवास कर रहा है। वो व्यक्ति आगे कुछ बोलता कि तभी सभी के ऊपर एक जोरदार एनर्जी प्रेशर पड़ने लगता है। सभी घुटने पर आ जाते हैं। राजीव बड़बड़ाते हैं, लो लग गई हमारी वॉट, अब झेलना होगा इसे। ऊपर उड़ रहा काला कौवा बड़बड़ता है, तुम सब की इतनी हिम्मत कि मेरे मास्टर के पावर पर शक कर रहे हो? तुम सबकी औकात भी है मेरे मास्टर के ऊपर बात करने की? लगता है तुम्हें किसी को रिस्पेक्ट देना सिखाया नहीं गया है, तभी तो ऐसी बकवास कर रहे हो। तुम सबको तो एक सबक देना ही होगा। सभी तो अब ये पावर महसूस कर सकते थे। उन सबको पसीने आने लगते हैं। डर की वजह से उन सब की आंखों में खौफ देखा जा सकता था। अक्षत सभी को देखकर कंफ्यूज हो जाता है, मतलब अभी अभी ये सभी उस पर सवाल उठा रहे थे और अचानक से सभी घुटने पर आकर उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। क्या यहाँ ऐसा होता है क्या? खैर अक्षत को वो एनर्जी प्रेशर महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि यह एनर्जी प्रेशर अक्षत के आगे कुछ भी नहीं था। इतने कमजोर एनर्जी प्रेशर में तो उसके एक रोए भी ना हिले, तो कुछ महसूस करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि अक्षत के लिए कुछ नहीं था, लेकिन बाकी सब के लिए एनर्जी प्रेशर बहुत ही ज्यादा था। ऐसा था कि मानो एक छोटे से बच्चे के ऊपर 1 कुंटल का पहाड़ रख दिया गया हो। तभी अक्षत के कंधे पर काला कौवा आकर बैठता है। अक्षत तो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, अरे काले कौवे, क्या तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए? जब सभी अक्षत के कंधे पर काले कौवे को देखते हैं तो सबकी फटकर 4 हो जाती है, क्योंकि सभी उसे पहचानते थे। अरे अभी कुछ दिनों पहले हुए बीस्ट ग्रुप के बैटल में उन सब ने इसी कौवे का भयानक आग में लिपटा हुआ रूप देखा था। वो सभी तो उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन बैटल खत्म होने के बाद है वो अपने इसी छोटे वाले रूप में आ गया था, तो सभी उसे पहचानते थे। वो सभी अक्षत को कौवे पर हाथ फेरता देख समझ गए थे कि यह कौवा अक्षत का पालतू है, और यह समझ आते ही वो सभी डर से कांप गए थे। हे देवता, ये हम किस लड़के पर शक कर रहे थे? अरे जिसका पालतू बीस्ट ही इतना पावरफुल हो तो वो कितना पावरफुल होगा। उस व्यक्ति ने तो डर के मारे टॉयलेट कर दिया था, जो अभी कुछ देर पहले अक्षत पर सवाल उठा रहा था। क्योंकि काला कौवा उसे घूर जो रहा था, पूरे माहौल में काले कौवे की गोल्डन फ्लेम की गर्मी महसूस की जा सकती थी। सभी के मुंह से एक साथ निकलता है, सेक्ट लीडर को हमारा नमन।
अक्षत उन सब से कहता है, अरे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी को अब समझने में देर नहीं लगती कि यह एनर्जी प्रेशर उनके ऊपर गोल्डन फ्लेम कोआ डाल रहा है। उन सभी के ऊपर से कोआ अपना एनर्जी प्रेशर हटा देता है। सभी अब राहत की सांस लेते हैं। तभी वो व्यक्ति जो अब तक अक्षत पर सवाल खड़े कर रहा था, वो अक्षत के कदमों में गिरकर कहता है, सेक्ट लीडर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसे आपके ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। अक्षत कहता है, अरे कोई बात नहीं, आपका ऐसे सवाल करना जायज है। देखिए मैं कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो बस एक मामूली सा इंसान हूँ जो बस पावरफुल बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो बस ओल्ड राजीव ने सेक्ट लीडर बनने की रिक्वेस्ट की तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। और मुझे आप सबको इतना रिस्पेक्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इन सब के इतना लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है कि हम सभी आगे चले मेहनत करके बहुत ही पावरफुल बनेंगे। अक्षत की यह बातें सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी के दिमाग में चल रहा था, महान, बहुत महान, हमारे सेक्ट लीडर तो देवता हैं देवता। वो कितने लो प्रोफाइल वाले व्यक्ति हैं, उनके अंदर तो घमंड नाम की चीज़ ही नहीं है। वो हम सब के लिए अपने आप को कमज़ोर बता रहे हैं। ऐसा सेक्ट लीडर तो आज तक हमने देखा ही नहीं। अद्भुत, हमारे सेक्ट लीडर तो देव मानुष हैं। ऐसा ही सभी के दिमाग में चल रहा था। वो व्यक्ति तो अब अक्षत के पैरों में पड़कर जोर जोर से रोने लगता है। जो अब तक अक्षत के पैरों में पड़ा था, अक्षत तो उसे ऐसे रोते देखा थोड़ा डर जाता है। वो सोचता है, अरे ये रोने क्यों लगा, कहीं इसे मेरी बात बुरी तो नहीं लग गई। वो अब धीरे से अपनी आंखें ऊपर करके देखता है तो सभी की आंखों में आंसू थे, यहाँ तक कि ओल्ड राजीव की आंखों में भी। अक्षत तो अब अपना सिर खुजाने लगता है, मतलब ये क्या चल रहा है, क्या यहाँ पर कोई इमोशनल ड्रामा चल रहा है जो ये सभी ऐसे भावुक हो गए हैं। क्या मुझे भी ऐसे इमोशनल हो जाना चाहिए, पर मुझे बात तो समझ आए आखिर यह सब इतने भावुक क्यों है। क्या कोई मर गया है क्या? ऐसा तो नहीं लग रहा है। मैंने तो अपनी दुखद स्टोरी भी नहीं बताई, क्या ये सब मेरे कुछ बातों से ऐसे इमोशनल हो गए? मैंने तो ऐसी कोई बात भी नहीं कही थी। सभी की आंखों में जो अब तक अक्षत की प्रति खौफ था, वो अब रिस्पेक्ट में बदल गई थी। सभी तो ये सुनकर इमोशनल हो गई थी कि इतना पावरफुल हमारे सेक्ट लीडर अपने आप को हम सबके बराबर बता रही हैं। कोई और होता तो वो तो अपने आप को और पावरफुल दिखाता और एक एटीट्यूड अपने अंदर रखता, लेकिन सामने के लड़के में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हाई प्रोफाइल होते हुए भी अपने आप को लो प्रोफाइल रख रहा था और खुद को उनमें से ही एक बता रहा था। कौवा ये देखकर सोचता है, मास्टर तो कमाल के हैं, वो हमेशा ही कुछ अलग करते हैं। उन्होंने अपने प्रति सभी के मन में रिस्पेक्ट पैदा कर दिया है, वो भी मात्र बस कुछ शब्द बोलकर। मास्टर के शब्द बहुत ही जादुई हैं, सभी शब्द ही पूरे जादू से भरी है। अक्षत सोचता है, जब ये सब मेरी इतनी सी बात सुनकर इमोशनल हो गए, तब तो ये मेरी दुनिया की राजनेताओं की भाषा सुनकर आंसुओं की नदियां बहा देते और कुछ तो रो रो कर पागल ही हो जाते। अच्छा हुआ कि यहाँ कोई मेरी दुनिया से राजनेता नहीं है। अक्षत अब कुछ बड़े लोगों को याद करता है और फिर कहता है, आप सभी कोशिश कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आपका सेक्ट लीडर आपके साथ है। अब तो ये सुनकर सभी में जोश आ जाता है कि उनकी सेक्ट लीडर उनके साथ है, उन्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। राजीव अब कहते हैं, आप सभी यही रहिए, सेक्ट लीडर अब सेक्ट को विजिट करेंगे। इतना कहकर राजीव अक्षत को साथ लेकर चले जाते हैं। सभी को ये समझ नहीं आया कि आखिर उन्हें ऐसे यहीं रुकने को क्यों कहा गया है। तभी उन सभी को एक एक करके एक एक पिल दिया जा रहा था। ये पिल रिकवरी पिल्स थी, जिसे अक्षत ने बनाया था। उसने ऐसा राजीव के कहने पर बनाया था। राजीव ने बताया था कि सेक्ट की बहुत से लोग अभी घायल हैं, तो अक्षत ने उन सब के लिए ये रिकवरी पिल्स तैयार कर दी थी। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें ये बेकार सी दिखने वाली रिकवरी पिल क्यों दी गई है। तभी एक श्रेष्ठ कहता है, आप सब इन पिल को बेकार समझना भी मत, नहीं तो पछताओगे। ये खुद हमारे सेक्ट लीडर ने तैयार की है, जो बहुत ही कीमती है इसकी पावर। वो अभी इतना ही कह रहा था कि कुछ लोगों के लेवल पार होने लगे और फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये देखकर सेक्ट का वो श्रेष्ठ कहता है, मैं बस यही बताने वाला था कि ये पिल सेक्ट लीडर ने आप सबको दिया है, तो ये बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही बढ़िया पिल है, तो आगे बढ़ने का कोई भी मौका मत छोड़िएगा। अक्षत राजीव के साथ साथ पीछे पीछे चलने लगता है। वो जहाँ चल रहा था, वो कोई घर नहीं था, महल था, बिल्कुल किसी राजा महाराजा की महल की तरह। अक्षत तो उन सबको बड़े ही ध्यान से देख रहा था। 102 शिलोंग साम्राज्य। अक्षत राजीव के पीछे पीछे चल रहा था। वो उस महल को बड़ी ध्यान से देख रहा था। वो महल बिल्कुल पृथ्वी के राजा महाराजाओं के महल जैसा ही था। बहुत ही अच्छे से नक्काशी की गई थी दीवारों वगैरह पर। अक्षत ये देख देख कर हैरान होने के साथ ही में इम्प्रेस भी हो रहा था, क्योंकि उस महल को बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया गया था और बड़े ही नायाब तरीके से उस महल में कई फॉर्मेशन भी छिपी हुई थी। उसके पिलर फॉर्मेशन फ्लैग की तरह काम कर रहे थे और उस फॉर्मेशन का कोर हमेशा अपनी जगह बदल रहा था। तो जाहिर सी बात थी, अक्षत तो इम्प्रेस होगा ही, क्योंकि डिजाइन के साथ साथ फॉर्मेशन भी सेट करना कोई मजाक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इसे डिजाइन करने वाला पसंद फॉर्मेशन मास्टर भी था। अक्षत यह सब इसलिए देख पा रहा था क्योंकि वो एक फॉर्मेशन मास्टर भी तो है, तो भला उससे ये सब कैसे छिपा रहा सकता था।
इधर बाहर सेक्ट में काम करने वाले लोगों के अलावा भी कई लोग थे, जैसे मार्केट के कुछ लोग और स्पीति वैली में रहने वाले कई नागरिक, और इन्हीं सब में छिपे हुए थे कुछ जासूस जो यहाँ आए हुए थे कुछ जानकारी इकट्ठा करने, और वो कर भी रहे थे क्योंकि उनका काम ही यही होता है। वो किसी न किसी के लिए काम करते हैं और उसे ही सारी जानकारी भेजते रहते हैं, जैसा कि उनके लीडर या मालिक की तरफ से ऑर्डर मिलता है। बीस्ट ग्रुप के खत्म होने के बाद उनका सारा एरिया स्पीति वैली में शामिल हो गया था, तो जो देश और क्षेत्र पहले बीस्ट ग्रुप के पड़ोसी थे अब वे स्पीति वैली के पड़ोसी हो गए थे। और पड़ोस में क्या हो रहा है इसका तो पता होना ही चाहिए एक पड़ोसी को, क्योंकि बीस्ट ग्रुप के अचानक एक रात में ऐसे खत्म होने से उनके क्षेत्र में भी खलबली मच गई थी कि चाहे जब स्पीति वैली उनके ऊपर भी कब्जा कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सभी बीस्ट ग्रुप की मदद कर रहे थे। उन सभी को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर स्पीति वैली सेक्ट अब इतना पावरफुल कैसे हो गया कि ऐसी एक रात में बीस्ट ग्रुप को खत्म कर दिया। दरअसल राजीव ने सभी से यह बात फैलाने को कहा था कि बीस्ट ग्रुप को स्पीति वैली सेक्ट ने ही खत्म किया था, ताकि अक्षत के बारे में ज्यादा किसी को पता ना चले। सारे जासूस अपना अपना रिपोर्ट तैयार करके अपने अपने सेक्ट और क्षेत्र में भेज देते हैं। वैसे उन सब की खुद फटी हुई थी, क्योंकि गोल्डन फ्लेम कोआ के बारे में इन सभी ने सुना था। वो किसी के आत्मा तक को दूर से ही खत्म कर सकते हैं। अगर उसे पता चल गया कि वे सभी जासूस हैं तब तो लग गई उनकी। स्पीति वैली सेक्ट अब अचानक से पावरफुल हो रहा था, तो कुछ लोगों के लिए वो खतरा, तो कुछ लोगों के लिए वो एक दोस्त की तरह उभर रहा था। तो जाहिर सी बात थी नजरें तो उनकी बनी ही रहेंगी स्पीति वैली पर कि यहाँ हो क्या रहा है। शिलोंग साम्राज्य बीस्ट ग्रुप से सटा हुआ दूसरा क्षेत्र है। हालांकि उनका बीस्ट ग्रुप से कोई भी संबंध नहीं था, पर फिर भी वो अपनी सुरक्षा को लेकर काफी सावधान रहते हैं। इस क्षेत्र में कोई भी एकेडमी या सेक्ट नहीं है और ना ही कोई राजा है, पर हाँ यहाँ महारानी जरूर होती हैं, लेकिन अभी के लिए कोई भी महारानी नहीं है। इसलिए यहाँ पर पूरा कंट्रोल गोयल फैमिली के हाथों में है। अगर उनके फैमिली हेड को राजा कहा जाए तो वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब पूरा कंट्रोल उन्हीं के पास है तो वही राजा है। उन्हें भी स्पीति वैली के अंदर चल रही घटनाओं के बारे में सब कुछ पता था। शिलोंग साम्राज्य अपने व्यापार के लिए जाना जाता है। शिलोंग साम्राज्य आर्थिक रूप से बहुत ही सशक्त है। यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है, और जब यहाँ व्यापार इतना ज्यादा है तो उनके कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन बात यहाँ ये फंसती है, इनके पास पावर उतनी नहीं है। इनके पास रिसोर्स तो बहुत हैं, पर कोई बहुत पावरफुल कल्टीवेटर इनके यहाँ नहीं है। और ऊपर से गोयल फैमिली में ही कई लोग फैमिली हेड का पोजीशन चाहते हैं। इसलिए गोयल फैमिली पूरी तरह से यूनाइट नहीं है, उनमें आपस में ही मतभेद हैं, क्योंकि पैसे तो सबके पास हैं। फैमिली हेड एक कमरे में बैठे हुए थे, उनके बगल में ही उनकी दोनों बेटियां बैठी हुई थी। दोनों जुड़वा बहनी हैं, एक का नाम अरुणिमा और दूसरे का नाम रिद्धिमा है। दोनों ही बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल वामिका की ही तरह, पर वाणी से कम। वाणी की खूबसूरती एक अलग ही लेवल की है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये दोनों शांति से बैठी हुई थी, पर रिद्धिमा के मन जरूर बोलने का कर रहा था। फैमिली हेड कहते हैं, तुम दोनों मेरे बाद इस शिलोंग साम्राज्य की महारानी बनोगी, ऐसा समझ लो। पर इसमें फैमिली के कई लोग विरोध करेंगे। वो सभी अपनी बेटियों को महारानी के पद पर बैठना चाहेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम दोनों सबसे काबिल हो इस पोजीशन के लिए, पर तुम दोनों इतनी पावरफुल नहीं हो। अगर तुम दोनों की माँ जिंदा होती तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती, वो बहुत ही पावरफुल थी, पर अब कर ही क्या सकते हैं। दरअसल महारानी का पति गोयल फैमिली का हेड बनता है, लेकिन कुछ सालों पहले ही महारानी ने अपने दोनों बेटियों को जन्म देते ही मृत्यु को गले लगा लिया। क्योंकि उनके पति बांच हेड थे तो वो अभी भी हैं, पर वो इतने पावरफुल कल्टिवेटर नहीं है कि सभी को अपने अंडर रख सके। वो फैमिली हेड बन पाए क्योंकि उनकी वाइफ महारानी थी। पर अब समय हो रहा था कि नई महारानी को चुन लिया जाए, क्योंकि नई जनरेशन की लड़कियां अब 18 साल की तो हो चुकी थी। दोनों लड़कियां अपने पिता की बात सुन हाँ में हिला देती है। फैमिली हेड कहते हैं, मुझे स्पीति वैली सेक्ट के बारे में पता चला, वो अचानक से बहुत पावरफुल हो गया है, और यह भी पता चला कि उन्होंने अपना सेक्ट लीडर एक 19 से 20 साल के लड़के को बनाया है। ये सुनकर तो दोनों लड़कियां हैरान होकर अपने पिता को देखने लगती है। फैमिली हेड कहते हैं, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, ये सुनकर तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, पर यह बात बिल्कुल सही है। मुझे पहले तो लगा था कि वो राजीव अपनी बेटी को सेक्ट लीडर बनाएंगे, वो भी 10 से 15 सालों बाद, पर यहाँ तो कुछ पर ही हो गया। उन्होंने इतनी कम उम्र के लड़के को सेक्ट लीडर बना दिया, और वो देखने से मामूली इंसान ही लगता है, लेकिन जानती हो उसने एक गोल्डन फ्लेम कौवे को अपना पालतू बना रखा है। ये सुनकर तो दोनों लड़कियां शॉक हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि गोल्डन फ्लेम कौवा कैसे बीस्ट होते हैं। वो अपने गोल्डन फ्लेम पर बहुत ही घमंड करते हैं, और वो बचपन से ही उस फ्लेम के कारण बहुत ही पावरफुल होते हैं। अरुणिमा कहती है, इसका मतलब वो लड़का। फैमिली हेड सिर हिलाकर कहते हैं, हाँ तुम सही समझ रही हो, वो लड़का सिर्फ सबको दिखा रहा है कि वो बहुत ही कमजोर सेक्ट लीडर है, पर सीक्रेट जानकारी के अनुसार वो ही बीस्ट ग्रुप को रातों रात खत्म करने वाला था, और उसी की वजह से स्पीति वैली सेक्ट और भी पावरफुल बन गया है। रिद्धिमा कहती है, ठीक है पिताजी, मैं समझ गई। अरुणिमा और फैमिली हेड तो उसे देखने लगते हैं। वो दोनों कहते हैं, तुम क्या समझ गई। रिद्धिमा कहती है,
मैं उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ। फैमिली हेड तो ये सुनकर जैसे अपने थ्रोन से लड़खड़ा ही गए। वो कहते हैं, मैं तो यह नहीं कह रहा था, मैं तो बस ये कहना चाहता था कि तुम दोनों को स्पीति वैली सेक्ट से अच्छे व्यवहार बनाकर रखना है, उनसे दुश्मनी नहीं लेनी है। ये सुनकर तो अब रिद्धिमा का चेहरा ही लाल हो जाता है। उसे समझ आ गया कि उसने कुछ आगे का बोल दिया है। आखिर उसके दिमाग में चलता क्या रहता है। अरुणिमा कहती है, वैसे पिताजी, रिद्धिमा की आइडिया बुरा भी नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम ऐसे ही और पावरफुल बन जाएंगे, तब हमारा शिलोंग साम्राज्य पावर के मामले में भी कमजोर नहीं रहेगा। फैमिली हेड भी अब सोचने लगते हैं। रिद्धिमा बेचारी शर्म से अपना सिर झुका लेती है। उसके मुंह से तो ये गलती से निकल गया था, और अब ये दोनों उस पर विचार करने लगे। फैमिली हेड कहते हैं, वैसे मैंने सुना है कि उसका नाम अक्षत सिंह है। वो कहाँ से है और कब यहाँ आया, ये किसी को भी नहीं पता है। पर इतना जरूर पता है कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, और यही हमारे लिए काफी है। रिद्धिमा सोचने लगती है, क्या काफी है? मैं तो अभी उस लड़के से मिली भी नहीं हूँ, और मैं उससे शादी कर लूँ। रिद्धिमा कहती है, पिताजी, पर वो मैंने गलती से कह दिया था, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। अरुणिमा कहती है, कोई बात नहीं छोटी, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो मैं ही कर लेती हूँ, चाहे मैं करूँ या तुम, हमारा शिलोंग साम्राज्य ही पावरफुल बनेगा। रिद्धिमा अब सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है, दीदी महारानी बनने के लायक है, मैं ऐसे उन्हें अपने आप को सेक्रीफाइस करने नहीं दे सकती हूँ। मेरा क्या है, मैं तो अपने आप को संभाल ही नहीं पाती, तो शिलोंग साम्राज्य को संभालने की बात ही छोड़ दीजिए। अच्छा यही रहेगा कि अरुणिमा दीदी यहीं रहें और पिताजी के साथ सब कुछ देखे। मेरा क्या है, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मेरे जाने से पिताजी को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। रिद्धिमा कहती है, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ पिताजी। रिद्धिमा को तैयार देख फैमिली हेड खुश हो जाते हैं। हालांकि वो रिद्धिमा के ऊपर फोर्स नहीं करने वाले थे, पर वो ये भी जानते थे कि उनकी बेटी अगर उस लड़के से शादी करती है तो वो जरूर एक दिन बहुत आगे जाएगी। यही सब सोचकर वह खुश थे। वो अब एक लेटर लिखते हैं और उसे किसी के हाथों भिजवा देते हैं। इधर अक्षत का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो अपने सामने स्पीति वैली सेक्ट का खजाना जो देख रहा था, उसे तो अब लग रहा था कि जैसे उसके साथ खजाने के नाम पर बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसने न जाने क्या क्या सोचा था, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पर यहाँ क्या बस कुछ पुराने से हथियार और किताबें ही हैं। इन सब चीजों का कोई नामो निशान तक नहीं है। वो इन सब का सेक्ट लीडर खजाने का नाम सुनकर ही बना था, और अब देखो उसे क्या मिल रहा था। हे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे उठा लेता, कम से कम ये दिन तो न देखना पड़ता। ऐसा अक्षत के दिमाग में चल रहा था। अक्षत को जो सदमा लगा था उसे बयां नहीं किया जा सकता था। वो तो जैसे बेहोश होकर गिरने ही वाला था। वो सोचता है, क्या ये खजाना है? इन बेकार सी पुरानी चीजों को ये खजाना कहते हैं? अरे इसे अच्छी अच्छी हथियार वगैरह तो मेरे स्टोरेज रूम में धूल खा रही है। इसका मतलब तो क्या मैं इनसे अमीर हूँ? अरे खजाने में कम से कम 2-3 लाख सिक्के ही रख देते, मेरा दिल खुश हो जाता। अक्षत कहता है, क्या यही स्पीति वैली सेक्ट का खजाना है? राजीव थोड़ा घमंड से कहते हैं, हाँ यही हमारा खजाना है। हालांकि बहुत हाई ग्रेड की तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी चीज है हमारे पास, हमारा सेक्ट काफी खजाने वाला है। अक्षत तो अपना सिर ही पीट लेता है। मतलब इन पुराने बेकार से चीजों पर ये इतना घमंड कर रहे हैं। अब अक्षत को पछतावा हो रहा था कि वो क्यों इन सब का सेक्ट लीडर बन गया, बल्कि वही अपने घर पर आराम से रहता तो कितना सही होता। उसका तो मन कर रहा था कि वो जोर जोर से रोए और चिल्लाए, पर अब क्या ही कर सकते थे, जो होना था वह तो हो ही चुका। अब रिग्रेट करने से कोई मतलब नहीं था। अक्षत लंबी सांस लेकर अपने आप को शांत करता है। वो सोचता है, मैं बड़े अच्छे से फंस गया। चलो कोई बात नहीं, शायद मेरा इन सब का सेक्ट लीडर बनना लिखा ही था। अब मैं अगर इनका सेक्ट लीडर हूं तो मैं सभी को वह नॉलेज दूंगा जो मैंने सीखा है, ताकि स्पीति वैली सेक्ट उन ऊंचाइयों को छुए जिनके वो सपने देखते रहते हैं। राजीव सोच रहे थे, अब हमारा सेक्ट सभी को अपने नीचे झुका कर रखेगा। बहुत हो गया सबका। सभी हमारी स्पीति वैली सेक्ट को कमजोर समझते थे, अब उसकी असली पावर को सभी देखेंगे। अब सभी को हमारे सेक्ट की पावर का पता चलेगा जब सीनियर अपनी पावर दिखाएंगे। मैं सीनियर को जितना धन्यवाद करूं वो कम है। 103 शादी का प्रपोजल। अक्षत को राजीव के साथ पूरा सेक्ट घूमते घूमते ही काफी शाम हो गया था। राजीव को सेक्ट का एक मेंबर एक लेटर ला कर देता है जो सेक्ट लीडर के लिए आया हुआ था, जिस पर शिलोंग साम्राज्य का सील और मोहर लगा हुआ था। राजीव समझ गए कि ये लेटर शिलोंग साम्राज्य के गोयल फैमिली हेड ने भेजा है। राजीव अक्षत को वो लेटर देने लगते हैं, क्योंकि लेटर सेक्ट लीडर के लिए था और वो अब सेक्ट लीडर तो हैं नहीं। तो अक्षत कहता है, इसे खोलिए और देखिए कि इसमें क्या कहा गया है। राजीव हाँ में सिर हिला देते हैं। वो ऐसा ही करते हैं। वो उसे खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं। आपको सेक्ट लीडर बनने की बहुत बहुत बधाइयां हमारे शिलोंग साम्राज्य की तरफ से। मुझे आशा है कि आपने नीचे स्पीति वैली सेक्ट और भी आगे जाएगा। आप यंग हैं, आपका दृष्टिकोण अलग होगा, जो स्पीति वैली सेक्ट के लिए बेहतर भविष्य का आयाम होगा।
मैं ज्यादा इधर उधर की बातें छोड़ मुद्दे पर आता हूँ। बीस्ट ग्रुप के क्षेत्र का स्पीति वैली में मिलने से अब शिलोंग साम्राज्य भी आपका पड़ोसी है और पड़ोसियों से हमेशा संबंध अच्छा रखना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और अगर पड़ोसियों में शादी का संबंध हो तो और भी अच्छा रहेगा, इससे उनके बीच का संबंध और भी अच्छा हो जाता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों ही जुड़वा हैं, वो अभी 18 की हुई है। उनमें से बड़ी वाली का नाम अरुणिमा और छोटी वाली का नाम रिद्धिमा है। अक्षत तो अब राजीव को आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा था, उसके दिमाग में मिनिमम फूट रहे थे। वो सोचा रहा था कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है कहीं। राजीव आगे पढ़ते हैं, मेरी छोटी बेटी रिद्धिमा सेक्ट लीडर अक्षत से शादी करने के लिए तैयार है। अगर सेक्ट लीडर को ये रिश्ता मंजूर है तो हम भी तैयार हैं। हालांकि हमें कोई जल्दी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी को जान ले तो ही अपना निर्णय लें, इसलिए मैं कल ही अपनी बेटी को आपके यहाँ भेज रहा हूं। आशा करता हूं आप उसकी छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देंगे। अक्षत तो ये सुनकर शॉक हो गया, मतलब ये क्या चल रहा है। अभी उसने हाँ भी नहीं कहा कि वो कल ही अपनी बेटी को भेज रहे हैं, और वो लड़की बिना कुछ जाने ही मेरे बारे में हाँ कैसे कर सकती है। और ये कैसा बाप है जो ऐसा कर रहा है। अरे उस लड़की की ऐसे कैसे कोई शादी करा सकता है। अरे लड़की ने हाँ कर दिया, इसका क्या मतलब। थोड़ा तो मेरे बारे में जानकारी निकाल लेते। मैं सेक्ट लीडर बन गया तो इसका मतलब मैं बहुत पावरफुल थोड़ी बन गया हूँ। अक्षत अब अपनी दुनिया पृथ्वी के बारे में सोचने लगता है। उसने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा था कि पुराने समय में राजा महाराजा आपस में राज्य की राजकुमारी से शादी कर लेते थे ताकि उनके राज्य में शांति बनी रहे और संबंध अच्छे रहें। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी था। पर फिर भी अक्षत को थोड़ा तो अजीब लग रहा था, क्योंकि उसके दुनिया में ऐसा होता तो था, पर उसके देश में अभी के लिए ऐसा नहीं होता था कि लड़की की शादी के बिना ही उसके ससुराल भेज दिया गया हो ताकि सब आपस में एक दूसरे को समझ सकें। पर ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही सामान्य थी। अक्षत के स्टूडेंट रेहान को ही ले लिया जाए तो उसकी शादी बचपन में ही शिखा नाम की लड़की से तय हो गई थी, और शिखा अक्सर रेहान के साथ ही रहती थी, यहाँ तक कि उसके घर पर भी उसके माता पिता के साथ। राजीव ये पढ़कर सोच में पड़ गए थे। तभी राजीव कहते हैं, सीनियर क्यों ना आप मेरी बेटी वामिका से शादी कर लें, वैसे भी आप कब तक अकेले रहेंगे, कोई तो होना ही चाहिए आपका ख्याल रखने के लिए। अब तो ये सुनकर अक्षत जैसे लड़खड़ा ही गया। एक ही समय में दो शादी का प्रपोजल, वो भी लड़की के तरफ से नहीं उनके पिता की तरफ से। वो सोचता है और इनके कहने का क्या मतलब कि मैं कब तक अकेला रहूंगा। अरे अभी मेरी उम्र क्या है, अभी मैं सिर्फ 19 साल का ही हूँ और शादी करने की बात कर रहे हैं। अरे मैं जिस देश में अपनी दुनिया में रहता था वहाँ लीगल एज 21 साल की है। आप इससे कम उम्र के हैं तो शादी नहीं कर सकते हैं। हाँ मानता हूँ कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मैं इतनी जल्दी शादी थोड़ी करना चाहता हूँ। गर्लफ्रेंड भले ही अभी के लिए बना सकता हूँ। अक्षत को चुप देख राजीव कहते हैं, सीनियर क्या आपको मेरी बेटी वामिका पसंद नहीं है। अक्षत अपना सिर खुजाने लगता है। यूज तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इसका क्या जवाब दे। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था एक पिता के सामने उसकी बेटी के बारे में कुछ कहना। अक्षत थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे वामिका पसंद है। राजीव कहते हैं, बस मुझे यही जानना था, वो भी आपको पसंद करती है। अक्षत तो अब राजीव को टुकुर टुकुर देखने लगता है। वो कहता है, क्या वामिका मुझे पसंद करती है। राजीव कहते हैं, हाँ वो आपको पसंद करती है, पर वो थोड़ी शर्मीली टाइप की है न, इसलिए वो अपनी बातों को कह नहीं पाती है। अक्षत के मन में हजारों फूल खिल रहे थे कि वामिका भी उसे पसंद करती है। वो तो अब तक यही सोच रहा था कि सिर्फ उसके ही दिल में वामिका के लिए फीलिंग्स है, पर यहाँ तो वामिका के दिले भी उसके लिए फीलिंग है। अब ये जानकर किसे खुशी नहीं होगी। राजीव ये बात बताना तो नहीं चाहते थे क्योंकि यह उनकी बेटी की निजी मामला था, पर जब देखा कि अक्षत के लिए शादी के प्रपोजल आ रहे हैं तो उन्हें लगा कि कहीं उनकी बेटी पीछे ना हो जाए। अक्षत कहता है, मैं समझ गया, पर मैं बिना प्यार के शादी नहीं करने वाला, तो मैं ऐसे ही किसी से तो शादी नहीं करूंगा। राजीव कहते हैं, सीनियर आपका विचार सही है, बिना प्यार में शादी करना ऐसा ही होगा कि बिना तालाब की गहराई जाने तालाब में कूदना। ये सुनकर तो अक्षत को हंसी आ जाती है क्योंकि वो इसका कुछ दूसरा ही मतलब निकाल रहा था जो ठरक से भरा हुआ था। अक्षत तो ऊपर ऊपर से तो दिख रहा था कि वो कितना शांत है, पर अंदर ही अंदर वो खुशी के मारे डांस कर रहा था कि वामिका भी उसे पसंद करती है। अक्षत सब कुछ देख चुका था। वो अब जाने की तैयारी करने लगता है। उसे अब जाता देख सभी सोच रहे थे कि क्या सेक्ट लीडर यहाँ नहीं रहने वाले हैं। हाँ वो यहाँ रह भी कैसे सकते हैं, उनके जैसा पावरफुल व्यक्ति हमारे जैसे छोटे सेक्ट में कैसे रहेगा। तभी कोई कहता है, वैसे क्या किसी को पता चला कि सेक्स लीडर किस लेवल पर हैं। तो उसका एक दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, अरे जब हमें उस गोल्डन फ्लेम कौवे का ही लेवल नहीं पता चल रहा है तो उनकी लेवल को कैसे पता चलेगी। एक बात का तुम सब ने ध्यान दिया, सेक्ट लीडर के शरीर में से अभी तक एनर्जी का एक कण तक बाहर नहीं आया है, बिल्कुल किसी मामूली इंसान की तरह। सोचो कि उन्होंने अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रखा है। अक्षत वहां से चला जाता है। सभी सेक्ट के लोग उसका मन ही मन धन्यवाद करते हैं
क्योंकि उसकी वजह से आज सभी ने अपना लेवल जो पार कर लिया था। रावत वंश कमरे में वंश हेड अक्षत के बारे में जब सभी जानकारियां देख रहे थे, वो हंसने लगते हैं और कहते हैं, मुझे इस लड़के से यही उम्मीद थी, ये हमारे वाणी से शादी करने के बिल्कुल लायक है। मैं तो इसके बारे में जब जब सुनता हूँ तो मेरा इसे और जानने का मन करता है। ये अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, जरूर ये लड़का कुछ बड़ा प्लान तैयार कर रहा होगा। अब तक तो ये सिर्फ स्पीति वैली के पहाड़ियों में रहता था और अब ये स्पीति वैली सेक्ट का सेक्ट लीडर बन गया और यहाँ तक कि बीस्ट ग्रुप भी खत्म हो गया। जरूर इसमें इसी का हाथ होगा और इसकी पहचान नागपुर एकेडमी के प्रिंसिपल से है। वाणी तो कह रही थी कि इस लड़के को लो प्रोफाइल रहना पसंद है, इसलिए लाइमलाइट में नहीं आना चाहता है। तो क्या ये लो प्रोफाइल है? अगर ये लो प्रोफाइल है तो हाई प्रोफाइल क्या होगा इसका? मैं अब तुमसे मिलना चाहता हूँ लड़के, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम में ऐसी कौन सी बात है जिससे वाणी तुम्हें पसंद करती है, जबकि उसके लिए तो कई बड़े फैमिली और वंश के पावरफुल लड़के लाइन लगाए खड़े हैं। नागपुर एकेडमी स्टूडेंट डॉम वामिका अपने कमरे में बैठी बैठी अक्षत के बारे में सोच रही थी, तभी उसके कमरे का दरवाजे को कोई खटखटाता है। वो अपने ख्यालों से बाहर आती है। वामिका दरवाजा खोलती है तो सामने एक मेड थी। वो कहती है, क्या आपका ही नाम वामिका है? वामिका कहती है, हाँ, क्या बात है? वो मेड कहती है, दरअसल कोई आपसे मिलने आया है, वो स्टूडेंट डॉम के बाहर है। वामिका कहती है, ठीक है, आपका इसके लिए धन्यवाद। वो मेड वहां से चली जाती है। वामिका अपने आप को सही करती है, उसके बाल थोड़ा बिखरे हुए थे, वो भी सही करती है। वो अपने आप से ही कहती है, यहाँ मुझे कौन मिलने आ सकता है? कीर्ति होती तो वो सीधे यही आ जाती। वो स्टूडेंट डॉम के बाहर है, इसका मतलब वो यहाँ का स्टूडेंट नहीं है, तो ऐसा कौन है जो मुझे जानता है? वामिका ने कई लोगों के बारे में सोचा लेकिन उसमें से कोई भी नहीं हो सकता था। वामिका अपनी तलवार भी साथ ले लेती है। वो अब अपने कमरे से बाहर आकर स्टूडेंट डॉम से बाहर आ जाती है, जहां एक कोई पसंद खड़ा था। उसके अपने आप को पूरा कपड़ों से ढका हुआ था, उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। वामिका देखकर ही समझ गई थी कि ये कोई लड़की है, क्योंकि उसका फिगर से तो वो लड़की ही लग रही थी और उसके लड़की की खुशबू भी आ रही थी। वो मास्क वाली लड़की अब वामिका को देखने लगती है और कहती है, ओह, क्या तुम ही वामिका शर्मा हो, स्पीति वैली सेक्ट की सेक्ट लीडर की बेटी? वामिका तो बस उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, पर उसे ऐसा कोई भी याद नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि ऐसा मधुर आवाज वाली भी कोई उसे याद नहीं थी। ऊपर से इस लड़की ने मास्क भी लगा रखा था तो चेहरा भी नहीं देख पा रही थी। लेकिन वो उस लड़की के हाव भाव और आवाज से इतना तो समझ गई थी कि वो लड़की अभी बहुत ही यंग है। और वो उस मास्क वाली लड़की से आती एनर्जी को महसूस कर सकती थी, जो बता रही थी कि सामने खड़ी लड़की उससे पावरफुल है। वामिका को कुछ और भी महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस एनर्जी से बहुत अच्छे से वाकिफ हो, जबकि उसे याद था कि वो कभी इस लड़की से मिली भी नहीं है। वामिका कहती है, माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचानती नहीं हूँ, क्या हम कभी पहले मिल चुके हैं? वो मास्क वाली लड़की हल्के से हंसती है, फिर कहती है, शायद नहीं, हम कभी नहीं मिले हैं। वामिका कहती है, तो आप कैसे मुझे जानती हैं? वो मास्क वाली लड़की कहती है, अब तुम स्पीति वैली सेक्ट के सेक्ट लीडर की बेटी हो, तो तुम्हें मैं जानती ही रहूंगी, तुम्हें तो लगभग स्पीति वैली में सभी जानते होंगे। वामिका कहती है, मैं अब सेक्ट लीडर की बेटी नहीं हूँ। स्पीति वैली सेक्ट के सेक्ट लीडर अब मेरे पिताजी नहीं है, बल्कि कोई और ही है। वो मास्क वाली लड़की कहती है, ओह, ऐसा क्या? मुझे इस बारे में नहीं पता था, मुझे तो लगा कि अभी भी तुम्हारे पिता राजीव ही सेक्ट लीडर हैं। वो मास्क वाली लड़की कुछ सोचने लगती है और कहती है, अब कौन से लीडर है? क्या तुम अब सेक्ट लीडर हो? वामिका कहती है, नहीं, मैं सेक्ट लीडर नहीं हूं, अब हमारे सेक्ट लीडर अक्षत सिंह हैं। ये कहते हुए वामिका ब्लश कर रही थी। कोई भी उसका चेहरा देख बता सकता था कि वो अक्षत को पसंद करती है। अक्षत का नाम सुनते ही उस मास्क वाली लड़की की आंखें बड़ी हो जाती है, उसके मुंह से धीमे से निकलता है, अक्षत। वो मास्क वाली लड़की कहती है, ओह अच्छा, ऐसा क्या? मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसी स्पीति वैली सेक्ट का सेक्ट लीडर बन जाएगा। ये सुनकर तो वामिका अब उसे घूरने लगती है। वो कहती है, आप उन्हें कैसे जानती हैं? आप हैं कौन? आपने अपना अभी तक परिचय नहीं दिया। क्या सभी अंदाजा लगा करके बता सकते हैं कि ये मास्क वाली लड़की है कौन? 104 वामिका वीज मास्क गर्ल। वामिका के उससे परिचय पूछे जाने पर वो मास्क वाली लड़की कहती है, तुम्हें अभी मेरा परिचय जानने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी कि तुम कैसी दिखती हो, काफी खूबसूरत और मासूम लगती हो। बस अब बाकी रह गया है तुम्हारी पावर को देखना। तो क्या तुम मुझसे लड़ सकती हो? तुमने तलवार ले रखी, इसका मतलब तुम तलवार चलाने में माहिर हो, तो क्यों ना हम तलवारबाजी ही करें? वामिका तो अभी भी कंफ्यूज ही खड़ी थी। एक तो उसे इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ये उसके बारे में सब कुछ जानती है, और अब ये उससे तलवारबाजी करना चाहती है। अरे, इसे कम से कम अपना नाम तो बता देना चाहिए था। ऐसा कौन करता है कि उसके बारे में सब जान लिया और अपना बारे में कुछ बताया ही नहीं? वामिका अब हिचकिचाने लगी। वो मास्क वाली लड़की उसे ऐसे चुपचाप खड़ा देख कहती है,
क्या तुम पहले ही हार मानना चाहती हो? देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ, तो डरो मत। क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो मैं पहले ही कर चुकी होती। तो क्या अभी भी तुम फाइट नहीं करना चाहती हो? वामिका सोचती है, बात तो सही है, अगर ऐसा होता तो ये पहले ही मुझे खत्म कर देती, क्योंकि ये मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि यहाँ ऐसे एकेडमी में करने पर इसके भी ऊपर खतरा आ जाता, और मैं एकेडमी के अंदर ही हूँ, तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वामिका को अभी भी ऐसे खड़ा देख वो मास्क वाली लड़की कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं अपना लेवल घटाकर तुम्हारे जितना यानी कि संत लेवल 2 पर कर लूंगी, तब हम लड़ेंगे। वामिका कहती है, ठीक है, मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। वामिका ने सोचा, अब जब कोई उसे अपनी पावर चेक करने के लिए मिल ही रहा है, तो उसे पीछे तो नहीं हटना चाहिए। वैसे भी वो जब से संत लेवल 2 पर पहुंची है, तब से उसने अपनी पावर में सुधार को चेक नहीं किया था। वो मास्क वाली लड़की कहती है, अच्छी बात है, यहाँ अकेडमी में प्राइवेट कमरा तो होगा ही, जो फाइट के लिए तैयार किया जाता है। वामिका कहती हैं, हाँ है। वामिका और मास्क वाली लड़की दोनों साथ में एक प्राइवेट कमरे में चली जाती है, जो कई फॉर्मेशन वगैरह से ढका हुआ था, ताकि टूट फूट और एनर्जी ब्लास्ट से कमरे में ना ही कोई नुकसान हो और ना ही यहाँ की आवाज बाहर जा सके। ये कमरा खास तौर पर फाइट के लिए ही तैयार किया जाता है, ताकि स्टूडेंट आपस में फ्रेंडली फाइट करके अपनी सुधार को चेक कर सके। और ये प्राइवेट इसलिए किया जाता है ताकि कोई और उसकी सीक्रेट टेक्निक और मैनुअल न देख सके। वैसे स्टूडेंट अक्सर पब्लिक फाइट करना ज़्यादा पसंद करते हैं फाइट स्टेज पर, ताकि वो अपनी पावर बाकी के स्टूडेंट को भी दिखा सके। वामिका ने काफ़ी हिम्मत की थी, क्योंकि अगर कोई अपना लेवल कम करके भी लड़ता है तो उसका लेवल तो कम ही रहता है, पर अनुभव और समझ थोड़ी कम होती है, वो तो उतना ही रहेगी। इसलिए ऐसे में जीतना आसान नहीं होता है। वो मास्क वाली लड़की कहती है, क्या तुम तैयार हो? अगर तुम्हें कोई तैयारी करनी है तो समय ले सकती हो। वामिका अपनी तलवार लेकर तैयार खड़ी थी, वो बस हाँ में सिर हिला देती है। दोनों अब फाइट शुरू करते हैं। दोनों ही तलवारबाजी में बेहतरीन थीं। ये देखकर कोई बता नहीं सकता था कि कौन इनमें से जीतेगा। करीब 15 मिनट तक ऐसे ही फाइट चलती है और तलवार की कनकनाहट पूरे कमरे में गूंज रही थी। वामिका अब थोड़ी थकी थकी महसूस करने लगती है, क्योंकि वो संत लेवल 2 पर थी, तो अपने ही बराबरी के अपोनेंट से लड़ने में ऐसा होना तो स्वाभाविक था। पर उस मास्क वाली लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अभी बिल्कुल भी थकी नहीं थी। वो मास्क वाली लड़की वामिका पर अब भारी पड़ रही थी। वो तलवार की स्पीड तेज कर लेती है। वो कहती है, तुमने ऐसे कैसे अक्षत को किस कर दिया? ये सुनते ही जैसे वामिका धीमी पड़ गई और इसी में उसे बाजू पर तलवार की कट लग गई, जिसमें से ब्लड बाहर आने लगा। वो मास्क वाली लड़की कहती है, ऐसे अपना ध्यान मत भटकने दो और मेरा जवाब दो। उस मास्क वाली लड़की की आवाज अब सख्त थी, जैसे वो इससे गुस्सा हो, और अब ये उसकी तलवारबाजी में भी नजर आ रही थी। वामिका तो अब सोच में पड़ जाती है कि इस लड़की को उसके और अक्षत के किस के बारे में कैसे पता चला। क्या ये उन सबको छिपकर देख रही थी? वामिका कहती है, मैंने तो उन्हें कोई किस नहीं किया था। मास्क वाली लड़की कहती है, अब अनजान बनने का नाटक मत करो, ये सब किसी और के सामने करना, मुझे सब पता है। वामिका कहती है, देखो, मैंने ऐसा नहीं किया था, वो तो उन्होंने ही मुझे बचाने के लिए कोई सीपीआर टेक्निक का यूज किया था, जिसमें किस करना जरूरी था। वो मास्क वाली लड़की कहती है, ठीक है, मैंने मान लिया कि ये तुमने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन अब मेरे अक्षत से तुम दूर रहो। ये सुनकर तो वामिका को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, आप कौन होती हैं ऐसा कहने वाली? वो मास्क वाली लड़की कहती है, वो मुझे पसंद करते हैं और मैं भी। मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तो वामिका अब आंखें फाड़ फाड़ कर उस मास्क वाली लड़की को देखने लगती है। उसे तो ये नई नई जानकारी मिली है कि अक्षत की भी कोई गर्लफ्रेंड है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले। मतलब ये लड़की अक्षत सर की गर्लफ्रेंड है, पर अक्षत सर ने इसका कभी जिक्र तो नहीं किया था। वामिका कहती है, मैं कैसे मान लूं? अगर तुम कह रही हो तुम उनकी गर्लफ्रेंड हो, तो मैं भी हूं। उन्होंने कभी तुम्हारे बारे में तो नहीं बताया मुझे। वो मास्क वाली लड़की कोई और नहीं वाणी थी। उसने जब उस दिन वंशहेड के मुंह से सुना कि अक्षत और वामिका के बीच किस हुआ था, तो वो उस रात सो भी नहीं पाई। भला उसके हिस्से का कि कोई किस कैसे ले सकता था? अक्षत की गर्लफ्रेंड तो वो है। हालांकि अभी तक दोनों में से किसी ने भी यह कहा नहीं था, पर जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और अपनी फीलिंग्स भी जाहिर कर चुके हैं, तो वो गर्लफ्रेंड तो अक्षत की है ही। वाणी वो कल ही नागपुर एकेडमी में आ गई थी, ताकि वो वामिका को एक अच्छा सबक सिखा दे और उसे अक्षत से दूर रहने की हिदायत दे सके। आखिर कोई ऐसे कैसे उसके अक्षत के करीब उसके न होते हुए आ सकता था? वाणी तब से ही वामिका इंतजार कर रही थी, और जब उसे पता चला कि वामिका आज आ गई है, तो फिर वो चली आई उसे सबक देने। लेकिन जब उसने देखा कि वामिका कितनी प्यारी है, तो उसने सोचा कि वो सिर्फ उसे डराएगी और अक्षत से दूर रहने को कह देगी, चोट नहीं पहुंचाएगी। पर इस वक्त न जाने उसके दिमाग में क्या चला था कि उसने वामिका को चोट पहुंचा दी। हालांकि वह बहुत छोटी सी चोट थी, पर चोट तो थी। वाणी कहती है, अक्षत, भला मेरे बारे में तुम्हें क्यों बताने लगे? ये हम दोनों का निजी मामला है।
वामिका सोचती है वैसे बात तो सही ही है, अक्षत सर मुझे क्यों बताते, मैंने ऐसा कुछ पूछा तक नहीं था। वामिका को नहीं पता था, पर फिर भी यहाँ अक्षत की बात हो रही थी तो भला वामिका कैसे चुप रह सकती थी। वाणी कहती है तुम अक्षत से दूर हो जाओ, अगर उसे पसंद भी करती हो तो ऐसा करना छोड़ दो, उनसे दूर रहो, अक्षत सिर्फ मेरे हैं। ये सुनकर तो वामिका को गुस्सा आ जाता है, मतलब ये क्या बात हुई, वो क्यों अक्षत को पसंद करना बंद कर दे, क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा था। वामिका कहती है मैं क्यों उनसे दूर रहूं, तुम ही उनसे दूर रहो, और वो तुम्हारे कैसे हो गए, वो कोई सामान नहीं है जिन पर सिर्फ तुम्हारा हक हो सकता है। ऐसे तो मैं भी कह दूं कि वो सिर्फ मेरे हैं, तुम ही उनसे दूर हो जाओ। वाणी को ये सुनकर और गुस्सा आ जाता है, वो अपनी तलवार की स्पीड तेज करते हुए कहती है तुम चाहे जो समझो, वो सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। वो तुम्हारे कैसे हो गए, क्या उन्होंने तुम्हें प्रपोज किया था, तुम उनकी गर्लफ्रेंड बनी हो, कभी साथ में टाइम स्पेंड किया है। ये सुनकर तो वामिका चुप पड़ जाती है, क्योंकि इनमें से एक भी उसने नहीं किया था। टाइम स्पेंड की बात हो तो वो ऐसा नहीं था जैसा कि दो कपल के बीच होना चाहिए। उसने ये नहीं किया, पर वो फिर भी पीछे थोड़ी है जाएगी, बाद में कर लेगी ये सब, ऐसा वामिका सोच रही थी। वामिका भी अब अपनी स्पीड तेज करते हुए कहती है वो तुम्हारे नहीं मेरे हैं, और मेरे हमेशा ही रहेंगे। ये सुन तो अब वाणी को और भी गुस्सा आ जाता है, मतलब ये क्या हुआ, क्या इस लड़की को समझ नहीं आ रहा है कि वो अक्षत के साथ रिलेशन में है, तो बीच में क्यों आ रही है। ऐसे बीच में आने का क्या मतलब, वो उसके अक्षत को उससे दूर थोड़ी कर सकती है। वाणी अब अपने टेक्निक का यूज करना शुरू करती है, 100 तलवार टेक्निक। इस तलवार टेक्निक में दुश्मन या अपोनेंट को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर एक ही बार में 100 तलवार हमला किया जा रहा है। इससे वो जल्दी बच नहीं पाता है और कहीं ना कहीं चोट लगवा बैठता है। ऐसा होने से वामिका थोड़ा तो घबरा जरूर जाती है, पर वो भी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, वो पुराने सेक्ट लीडर की बेटी है, तो उसके भी पास कई तलवार टेक्निक हैं। वो भी एक तलवार टेक्निक को यूज करती है, सिंगल तलवार टेक्निक। इस टेक्निक में एक तलवार पर फोकस किया जाता है, 100 तलवार टेक्निक के बिल्कुल उल्टा। जहां उसमें 100 तलवार पर फोकस करना होता है, भले ही वो एनर्जी तलवार क्यों ना हो। लेकिन सिंगल तलवार टेक्निक में एक ही तलवार पर फोकस करके सारी पावर उसी में लगाई जाती है। वामिका का ये मूव दिखाता था कि वो भी कोई सिंपल लड़की नहीं है, उसने भी फाइट बहुत की, यूज टेक्निक्स की काफी समझ है। कमरे में अब उन दोनों की एनर्जी ही तबाही मचा रही थी। ये दोनों ही तलवार टेक्निक सिर्फ दिखाने में सिंपल लगते थे, पर ऐसा असल में कुछ भी नहीं था। अगर इसके सामने कई संत लेवल 2 से नीचे के कल्टीवेटर आते तो कब के मारे जा चुके होते। ऐसी तो इन दोनों टेक्निक्स की पावर थी, और ऊपर से ये उन दोनों के द्वारा यूज की जा रही थी, जो अपने अपने यहाँ के जीनियस में आते हैं। तो जाहिर सी बात थी, ये मैच मामूली मैच नहीं रह गया था। दोनों की तलवार टकराती है और जोर की आवाज होती है, इसी के साथ दोनों ही 10 कदम पीछे हो जाती हैं। उसके निकलने वाले शॉक वेव से कमरे की दो फॉर्मेशन टूट चुकी थी, और यहाँ तक कि इसका इम्पैक्ट उन दोनों पर भी पड़ा था। दोनों को आंतरिक चोटें आई थी। दोनों अब फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं, पर अभी कोई भी टेक्निक यूज करने के फिराक में नहीं थे, क्योंकि ये टेक्निक ही दोनों की काफी एनर्जी ले चुकी थी। वामिका तो पूरा थक चुकी थी, पर न जाने उसमें अब भी कैसी ताकत थी जो उसे लड़ने की पावर दे रही थी। दोनों ही अब एक दूसरे पर तेजी से वार कर रहे थे। ये फाइट पहले बस फ्रेंडली फाइट थी, पर अब ये फ्रेंडली फाइट नहीं थी। दोनों की आंखों से ही ये लग रहा था कि दोनों आज ही एक दूसरे को खत्म कर देंगी। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के खून की प्यासी हो। दोनों में से कौन जीतेगा, कमेंट में जरूर बताएगा। 105 बोथ लव अक्षत। दोनों के ऐसे लड़ते लड़ते ही फाइट के बीच में वामिका की एनर्जी अचानक से बढ़ने लगी थी। ऐसा क्यों हो रहा था इसका किसी को पता नहीं था। उसकी एनर्जी को सोखने की स्पीड तो इतनी ज्यादा थी कि ये देख वाणी भी पीछे हट गई, क्योंकि उसने ऐसा नजारा कभी देखा ही नहीं था। वामिका के आसपास एनर्जी इकट्ठा होने लगी, वो भी बहुत ही तेजी के साथ। बाहर आसमान में अचानक से बिजली चमकने लगी। नागपुर पूर्वज हॉल में सभी पिछले प्रिंसिपल की मूर्तियां थी, जिसमें उनकी आत्मा का एक टुकड़ा होता है। हालांकि ये बहुत ही कमजोर होता है, लेकिन जो भी प्रिंसिपल बनता है उसे अपनी आत्मा का एक टुकड़ा यहाँ रखना होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आने वाले अगले प्रिंसिपल को उनका अप्रूवल मिल सके, और साथ में उनकी एनर्जी भी, क्योंकि इस आत्मा को टुकड़ी में काफी मात्रा में उस प्रिंसिपल की एनर्जी भी होती थी। वैसे इन आत्मा की टुकड़ी में समझ भी होती है, उसी प्रिंसिपल की यादें भी होती। सभी प्रिंसिपल की मूर्तियां अब झुक रही थी, मानो वो किसी को आदर दे रही हो। वाणी जो बस वामिका को देख रही थी कि वो सामने बस एनर्जी में लिपटी हुई है, जो बहुत ही अलग प्रकार की एनर्जी है, उसको अंदर से फीलिंग आ रही थी कि वो भी उसके सामने झुक जाए। पर वो अपने आप को रोक खड़ी रहती है, उसे वामिका की एनर्जी में कुछ अलग ही महसूस हो रही थी। यहाँ से मिलियन किलोमीटर दूर आसमान और इस दुनिया के बीच बने एक सुंदर से पैलेस में एक यंग 25 से 26 साल की दिखने वाली लड़की कहती है, तो वो भी निचली दुनिया में आ गई है। मुझे तो पता नहीं चला, कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लेती। अरे मैं मना थोड़ी कर देती। इतना कहकर वो बस स्माइल कर देती है।
वामिका अब संत लेवल 5 पर आ गई थी, यानी कि इस एकेडमी में सबसे पावरफुल। उसके इतना होते ही अब आसमान एकदम से साफ हो गया था और पूर्वज हॉल की सभी मूर्तियां भी अपनी सही जगह पर आ गई थी। वाणी जो ये देख बस समझने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ अभी अभी हुआ क्या। वो तो जैसे जम ही गई थी, उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि सामने ये क्या हुआ। एक लड़की जो अभी अभी संत लेवल 2 पर थी, वो एक ही पल में संत लेवल 5 पर चली गई। वामिका अपनी आंखें खोलती है तो अपनी पावर बढ़ा देख बहुत खुश होती है। वो मन ही मन अक्षत को धन्यवाद करती है, जबकि इसमें अक्षत ने कुछ भी नहीं किया था। वो ये सोच रही थी कि जरूर अक्षत ने ही उसे हेल्प किया होगा। वामिका अब और भी खूबसूरत लगने लगी थी, उसके आंखों में और भी गहराई आ गई थी। वामिका स्माइल करती है, फिर वो वाणी के पास आकर कहती है, हमें ऐसे अक्षत सर के लिए नहीं लड़ना चाहिए, इससे कुछ भी निकल कर नहीं आएगा। वाणी तो पहले ऐसे वामिका के पास आने से डर गई थी, लेकिन वो अब राहत की सांस लेती है। वामिका कहती है, हम दोनों ही अक्षत सर के से प्यार करते हैं, तो फिर इसमें लड़ना कैसा। हमें तो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो किससे प्यार करते हैं। अगर वो हम दोनों को प्यार करती हैं, तो फिर आपस में लड़ने का क्या मतलब। हमें तो बस उनका प्यार ही तो चाहिए। वाणी अपना अपना मास्क उतार देती है, वो कहती है, हाँ तुमने सही कहा, हमारे ऐसे लड़ने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि दोनों ही नहीं चाहते हैं कि हम उनसे अलग हो। और इससे तो शायद अक्षत भी खुश ना हो कि हम दोनों बस उनके लिए आपस में लड़ रही हैं। वामिका तो वाणी को देखते ही रह गई थी, उसने शायद ही ऐसी इतनी खूबसूरत लड़की देखी हो इससे पहले। उसकी नीली आंखें उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। वामिका कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वाणी कहती है, मेरा नाम वाणी रावत है। वामिका कहती है, ओह अच्छा। वामिका को समझ आ जाता है कि वाणी सही कह रही थी, उसने अक्षत के मुंह से वाणी का नाम कई बार सुना था जब वो सो रहा होता था। वामिका कहती है, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। वाणी कहती है, तुम भी कोई कम नहीं हो, तुम खूबसूरत होने के साथ साथ प्यारी भी हो। इतना कहकर दोनों स्माइल कर रही थी। दोनों को देखकर यह नहीं कहा जा सकता था कि अभी कुछ देर पहले ये दोनों एक दूसरे की खून की प्यासी थी और जबरदस्त फाइट कर रही थी। वाणी कहती है, क्या वो ठीक है। वामिका कहती है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। वाणी कहती है, अच्छी बात है, उसे ठीक ही होना चाहिए, नहीं तो मुझे बुरा लगता। वामिका कहती है, वैसे क्या हम दोनों ही उनसे शादी करेंगे। वाणी को यह सवाल सुनकर थोड़ा शर्म भी आ रही थी। वो सोचती है इसे तो बड़ी जल्दी है, अभी से ही शादी का ख्याल। वो कहती है, तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैं जरूर करूंगी। वामिका कहती है, मैं भी पीछे नहीं रहने वाली, मैं भी उन्हीं से शादी करूंगी, नहीं तो फिर किसी से नहीं। वैसे आपको मैंने कभी देखा नहीं है अक्षत सर के साथ। वाणी अब उस दिन को याद करने लगती है जिस दिन उसे स्पीति वैली छोड़कर जाना पड़ा था। वो कहती है, अब मैं क्या ही बताऊं, जैसे ही मेरी उनके साथ रिलेशनशिप शुरू होने वाली थी, वैसे ही मुझे उनसे दूर होना पड़ा कुछ मजबूरी की वजह से। वामिका सिर हिला देती है, उसे नहीं लगा था कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा। वाणी कहती है, वैसे तुम उससे कैसे और कब से जानती हो। वामिका अब अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है, वो कैसे अक्षत से मिली और अक्षत ने कैसे उसकी बार बार मदद की और उसकी जान बचाई और कैसे उसने सीपीआर टेक्निक का यूज किया था। वाणी सब कुछ बड़े ही ध्यान से सब कुछ सुन रही थी। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे दो सहेलियां अपनी अपनी लव स्टोरी की बातें एक दूसरे से शेयर कर रही थी। वाणी जिसे वामिका से जलन हो रही थी कि वामिका उससे ज्यादा समय तक अक्षत के साथ रही, यहाँ तक कि उसे अक्षत ने किस भी किया, जबकि वो अभी तक कुछ नहीं कर पाए। अभी तक तो वह बस सपने में ही अक्षत को किस करती है। वो वामिका की बातें खत्म होने के बाद वाणी वामिका को देखते हुए कुछ कहना चाहती थी, पर उसका चेहरा लाल पड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात कैसे पूछे। वो अब एक लंबी सांस लेकर कहती है, क्या तुम दोनों ने वो सब भी कर लिया है। वाणी का सवाल सुनकर तो वामिका उसे आंखें बड़ी करके देखने लगती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। मतलब ये कैसा सवाल हुआ कि वो सब कर लिया है। अरे अभी सिर्फ किस ही हुआ है, वो भी होश में नहीं, मैं तो बेहोश थी, वो सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए। वामिका को ऐसे देखते देख वाणी कहती है, क्या नहीं किया है। वामिका कहती है, तुम ये क्या कह रही हो, अभी हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अभी तो हमारे बीच किस भी सिर्फ एक टेक्निक की वजह से हुई थी। वाणी अब एक राहत की सांस लेती है कि उन दोनों के बीच अभी कुछ नहीं हुआ। वामिका कहती है, वैसे तुम कैसे अक्षत सर को जानती हो और कैसे तुमने उन्हें कन्फेस कर दिया। वाणी अब उस दिन को याद करती है जिस दिन अक्षत ने उसका इलाज किया था। उस दिन तो उसे इतना शर्म आ रहा था, लेकिन उस समय जान बचाना ज्यादा जरूरी थी, इसलिए उसने अपना पीठ खोला हुआ था अक्षत के सामने, बाकी सब ढका हुआ था। वह अक्षत से इम्प्रेस हो गई थी कि अक्षत ने उसकी मजबूरी का कोई फायदा नहीं उठाया था, जबकि वो ऐसा कर सकता था। और कब वो उसके प्यार कर बैठी उस एक हफ्ते में उसे पता ही नहीं चला। वाणी सब कुछ बता रही थी कि उसे अक्षत ने हेयर पिन दिया था। वामिका तो अब वाणी को एकटक देख रही थी। उसे भी समझ आ गया कि अक्षत ने पहले प्रपोज किया।
क्योंकि इस दुनिया में किसी लड़की को हेयर पिन देने का मतलब होता है कि आप उसे पसंद करते हैं। हालांकि यह बात अक्षत को आज तक पता नहीं चली है। उसने तो वाणी को हेयर पिन ये सोच कर दिया था क्योंकि वह हेयर पिन वाणी के ऊपर बहुत खूबसूरत लगता, पर यह बात भी सही थी कि वो वाणी को पसंद तो करता था। तो वाणी ने भी जाते जाते लेटर लिखकर अपनी फीलिंग्स उसे बता दी। वामिका को अब वाणी से जलन हो रही थी कि अक्षत ने उसे ऐसा गिफ्ट दिया, जबकि वो अभी तक सही से नहीं जानती कि अक्षत उसे पसंद भी करता है कि नहीं। दोनों को ही मन एक दूसरे से जलन हो रही थी, बस बाहर से दिखा रही थी कि सब ठीक है। वामिक कहती है, क्यों ना हम बाहर चलकर बात करें। दोनों उस प्राइवेट कमरे से बाहर आते हैं। उनके बाहर आते ही वो पूरा कमरा ही ढह जाता है और दोनों तो बस उस कमरे को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। उन्हें तो समझ नहीं आया कि आखिर यह हुआ कैसे। क्या ये कमरा इतना कमजोर था? इन पर तो फॉर्मेशन भी लगी हुई थी, तो कैसे ये टूट सकती है? वाणी अपना मास्क फिर से लगा लेती है क्योंकि वो किसी और की पहचान में नहीं आना चाहती थी। तभी वहां इन सबका इंचार्ज भागा भागा आता है। वहां अब और भी लोग आ जाते हैं जो उस कमरे के गिरने की आवाज सुनकर आ गए थे। इंचार्ज ये देखकर वामिका और वाणी को देखने लगता है। वो वामिका से कहते हैं, ये कैसे हुआ? तुमने क्या किया? वामिका कहती है, वो जैसे ही हम दोनों कमरे से बाहर आए और दरवाजा बंद किया, वैसे ही यह पूरा कमरा ही ढह गया। इंचार्ज अब उस खंडहर बने कमरे को देखता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह कमरा ऐसे ही गिर जाएगा। वो अब पास से सब कुछ देखने लगता है। वो दीवारों पर तलवार एनर्जी के कारण बनी कट को देख पा रहा था और उसे समझ आ जाता है कि ये कमरा पूरा तलवार एनर्जी के कारण टुकड़ों टुकड़ों में कट चुका था। बस अपने स्ट्रक्चर के कारण टिका हुआ था और जैसे ही वामिका ने बाहर आकर दरवाजा बंद किया होगा, वैसे ही हल्के से झटके के कारण सब ढह गया। वो कहता है, क्या तुम दोनों तलवारबाजी कर रहे थे? वामिका उनका सवाल सुन हाँ में सिर हिला देती है। वो इंचार्ज कहते हैं, मैं समझ गया। अब तुम दोनों ये बताओ कि कोई ऐसी फाइट करता है क्या कि कमरे के सारे फॉर्मेशन तक टूट गए और सारा दबाव और तलवार एनर्जी का इम्पैक्ट दीवारों को झेलना पड़ा। वामिका और वाणी तो एक दूसरे को देखने लगती हैं। उन्हें नहीं पता था कि इन पर लगाया गया फॉर्मेशन इतना कमजोर होगा कि बस उनके मात्र कुछ तलवारबाजी से पूरा कमरा ही ढह जाएगा। अगर इन दोनों के विचार वो इंचार्ज सुन लेता तब वो अपने ही सिर का बाल नोच लेता। मतलब इतनी पावरफुल तलवार टेक्निक की यूज करोगी और फॉर्मेशन भी बची रहे। वामिका अब अपना सिर झुका लेती है। वाणी कहती है, मैं इसका भरपाई कर देती हूँ। इंचार्ज कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों से ये सब प्रैक्टिस के दौरान हुआ था, तो तुम दोनों को भरपाई करने की कोई जरूरत नहीं है। वामिका और वाणी अब वहां से जाने लगती है। सभी स्टूडेंट तो अब उन दोनों को ही देख देख कर बातें कर रहे थे। लड़के तो उन दोनों के दीवाने हो रहे थे। आखिर इस बार के नए प्रेशर स्टूडेंट में कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आई है। कई सीनियर स्टूडेंट ऐसी बात कर रहे थे। वैसे वो मास्क वाली लड़की यहाँ की स्टूडेंट नहीं लगती है। क्या कोई उसे जानता है? वो तो बहुत ही चार्मिंग लग रही है। उसके चलने के तरीके से ही पता चल रहा है। किसी दूसरे स्टूडेंट ने कहा। उन सब की आवाज वामिका और वाणी तक बहुत अच्छे से पहुंच रही थी क्योंकि लेवल बढ़ने के साथ उनकी शारीरिक क्षमताएं भी बढ़ती है, तो जाहिर सी बातें सुनने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। 100K रीड्स के लिए तुम सबका थैंक्स। तुम लोगों ने इतना प्यार दिया कि मेरे आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं तो पूरा भीग गया। थैंक्स अगेन। 106 समवन फॉलोज वाणी। वाणी हल्के से अपनी एनर्जी को बाहर आने देती है और जैसे ही उसकी पावर को सभी महसूस करते हैं तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। कुछ तो जैसे जम से गए थे। एक के मुंह से निकलता है, ये तो संत लेवल 4 पर है, यानी हमारे प्रिंसिपल से भी ऊपर के लेवल पर। खूबसूरती के साथ साथ पावरफुल भी। इतनी पावरफुल लोग भी हमारे एकेडमी में हैं, हमें तो पता ही नहीं था। अब तो बेचारों के दिल ही टूट गए थे। भला उनके प्रिंसिपल से भी पावरफुल लड़की को वो कैसे अप्रोच करेंगे। काफी आगे जाने पर वाणी कहती है, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और जहां तक मुझे पता है कि अक्षत भी अब एकेडमी में आ रहा है, तो उसका भी ध्यान रखना। इतना कहकर वाणी अपने स्टोरेज रिंग से तलवारबाजी की टेक्निक की मैनुअल निकालती है और वामिका को देते हुए कहती है, इसे तुम प्रैक्टिस करो, इससे तुम्हारी तलवारबाजी और भी सुधर जाएगी। मैंने देखा था कि तुम्हारे तलवार चलाने के तरीके में थोड़ी कमी है। वामिका वो मैनुअल लेकर उसका धन्यवाद करती है। वो कहती है, क्या तुम अक्षत सर से नहीं मिलने वाली? तुम उनसे मिलकर क्यों नहीं जाती? वो तुमसे मिलकर जरूर खुश होंगे। तो वाणी स्माइल करते हुए कहती है, हम मिलेंगे, पर शायद अभी नहीं, समय आने पर, जब हम दोनों के मिलने का समय आएगा। इतना कहकर वाणी वहां से चली जाती है। शाम हो गई थी। वाणी जंगल की तरफ बढ़ती है। वहां उसका कुछ लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। वो सभी उसके गार्ड थे। वो सभी उसके सामने सिर झुकाते हैं। और फिर वाणी सिल्वर ईगल बीस्ट पर बैठकर वहां से चली जाती है। वो जाते जाते पीछे नागपुर एकेडमी को देखते रहती है। वामिका अपने हाथ में तलवारबाजी की टेक्निक की मैनुअल देखकर मुस्कुरा रही थी। वो एक नज़र में ही समझ गई थी कि यह टेक्निक बहुत ही कीमती है। ऐसी टेक्निक शायद ही उसे यहाँ कभी मिल भी पाती। वो धीरे से कहती है, तुम बहुत अच्छी हो मिस वाणी। अब समझ आया कि तुम्हें अक्षत सर क्यों पसंद करते हैं।
पर तुम चिंता मत करो, एक दिन जरूर मैं भी उनके दिल में अपने लिए जगह बना ही लूंगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। वाणी जो सिल्वर ईगल बीस्ट पर अपने कुछ लोगों के साथ थी, वो सोच रही थी, वैसे वामिका दिल की बहुत अच्छी लड़की है, इतना तो मैं समझ गई कि उसके दिल में मेरे लिए कोई भी नफरत नहीं है, बल्कि एक रिस्पेक्ट है। पर एक बात सोचने वाली है, उसके आसपास की एनर्जी इतनी पावरफुल क्यों लग रही थी। शुरू शुरू में तो वो मुझे काफी जानी पहचानी लग रही थी, ऐसा किस कारण से था। अगर किसी को सिर्फ हमारी एनर्जी से पहचाना होता, तो वो हम दोनों को बहन समझ बैठता या फिर एक ही फैमिली का समझ बैठता। और सबसे बड़ी बात, वामिका का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है, जो शायद किसी को नहीं पता कि वो। छोड़ो भी, शायद ये सिर्फ मेरा एक शक हो सकता है, और असल बात कुछ और ही हो सकता है, पर कुछ भी हो, उस लड़की में दम तो है। अब मुझे अक्षत की याद आ रही है, पता नहीं कैसे अक्षत होंगे। मेरा तो उन्हें देखने का बहुत मन कर रहा था, पर क्या ही कर सकते हैं, शायद हमारा मिलना अभी हमारे डेस्टिनी में नहीं है। अगर मुझे वंशहेड ने धमकी नहीं दी होती, तो मैं पक्का यहाँ कुछ दिन रुककर अक्षत का इंतजार करती है, या फिर स्पीति वैली ही चली जाती और उन्हें जी भर के देखती रहती और किस भी कर लेती। पर उस वंशहेड की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। वो अब अपनी मुट्ठी कस लेती है। वाणी के सामने रावत वंश के वंशहेड का हंसता हुआ चेहरा आ रहा था। वाणी अब याद करने लगती है, नागपुर एकेडमी के लिए निकल रही थी, तब वंशहेड ने कहा था, तुम जा कहाँ रही हो, तुम उस लड़के से मिलने नहीं जा सकती हो। वामी कहती है, आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। वंशहेड कहते हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल रोक सकता हूँ, और तुम कुछ कर भी नहीं सकती हो। वाणी गुस्से से कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो वापस भी चली आई और मैं सिर्फ उससे मिलने जा रही हूँ, तो वो भी आप नहीं करने दे रहे हैं। वंशहेड कहते हैं, मैं तुम्हारे प्यार का दुश्मन नहीं हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें उससे नहीं मिलने देने वाला। वाणी कहती है, ठीक है, मैं उससे नहीं मिलूंगी, पर मैं नागपुर एकेडमी जा रही हूँ, आप अब तो नहीं रोकेंगे। वंशहेड कहते हैं, ठीक है, जाओ, पर याद रहे, अगर तुम उससे मिली या उसे दूर से भी देखने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला, पर उस लड़के को बहुत कुछ कर सकता हूँ, याद रखना मेरी बात। वाणी अपनी मुट्ठी कस लेती है, वो गुस्से में ही कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। वो मन ही मन सोचती है, जिस दिन मैं आपसे ज्यादा पावरफुल बन गई, उस दिन आपसे सारा बदला लूंगी, जो जो आप ये मेरे साथ कर रहे हैं वंशहेड। इतना सोचकर वो जब जाने लगी, तो उसके साथ 4 गार्ड को भेज दिया, ये कहकर कि तुम अगली वंशहेड हो, तो तुम्हारी सुरक्षा जरूरी है। वाणी अब अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो अपने हाथों को देखते हुए खुद से ही कहती है, मैं किसी से भी पीछे नहीं रह सकती हूँ, मुझे और पावरफुल बनना है, ताकि मैं अक्षत को प्रोटेक्ट कर सकूं और वामिका से कमजोर ना रहूं। हाँ, मुझे और पावरफुल बना है। वाणी जो कह रही थी, सिचुएशन तो बिल्कुल उल्टा था। भला अक्षत को किसी की प्रोटेक्शन की क्या जरूरत। वो पहले ही पावरफुल इतना है कि उसकी पावर के आगे शायद नेचर की देवी भी न टिके, तो भला उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा। हालांकि यह बात अक्षत को पता नहीं है कि वो इतना पावरफुल है, इसका कारण उसकी मास्टर भूमि है, जिसने उसके दिमाग से यह बात ही निकाल दी है। ऐसा उन्होंने क्यों किया था और क्यों कर रही थी, ये तो सिर्फ उन्हें ही पता था। वाणी अब बैठे बैठे वामिका के साथ हुए तलवारबाजी को याद करने लगती है। वो अपनी गलतियों को एनालाइज कर रही थी कि उसे क्या सुधार करना चाहिए। जैसा कि एक मेहनती और जीनियस से उम्मीद की जा सकती है, हमेशा ही भी अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। तभी वाणी कहती है, आप दोनों अब सामने आ जाए, कब तक ऐसे पीछा करते रहेंगे। मुझे नहीं लगा था कि सेन वंश के लोग ऐसी हरकत करते हैं, किसी का ऐसे पीछा करना बुरी बात है। चारों गार्ड वाणी की बात सुनकर सावधान हो जाते हैं। वो सभी संत लेवल 6 पर थे, फिर भी वो किसी को महसूस नहीं कर सके, और उनकी मिस नहीं कर लिया ये। तभी एक आवाज आती है, मानना पड़ेगा, सच में आप काबिले तारीफ हैं, जैसा कि आपके बारे में सुना था, तभी तो हमारी यंग मास्टर आपको इतना पसंद करते हैं। इसी के साथ सामने 2 लोग आ जाते हैं। दोनों ही व्यक्ति संत लेवल 9 पर थे, मतलब साफ था उनमें से एक ही व्यक्ति इन सबको हरा सकता था। पर वाणी डरी नहीं, वो बिल्कुल शांति से खड़ी रहती है, और उसके चारों गार्ड सावधान। उन चारों को थोड़ा शर्म भी आ रही थी कि वो उन दोनों का उपस्थिति को महसूस तक नहीं कर पाए, बल्कि उनकी मास्टर मिस वाणी ने ही पता कर लिया, जबकि वो उन चारों से 2 लेवल नीचे है, यानी कि संत लेवल 4 पर। वाणी कहती है, आप दोनों ऐसे मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, क्या मैं कारण जान सकती हूँ। अगर आपने सही कारण नहीं बताया तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। दोनों व्यक्ति कहते हैं, आपसे यही उम्मीद थी, रावत वंश की अगली होने वाली वंश हेड में इतना तो एटीट्यूड होगा ही। वाणी कहती है, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वो दोनों व्यक्ति अब एक दूसरे को देखते हैं और फिर हंसते हैं। एक कहता है, पहले तो अपनी कंडीशन तो देख लीजिए कि क्या आप इस हालत में है कि आप ये सवाल हमसे कर सकती हैं। यहाँ सुनसान आसमान में आपको हमसे डर नहीं लग रहा है कि कुछ गलत हो सकता है। वाणी कहती है, ओह क्या सच में, क्या मुझे आप दोनों से डरना चाहिए था, मुझे तो पता ही नहीं था, अच्छा किया कि आपने बता दिया। वो दोनों तो अब वाणी की यह तंज भरी बात सुनकर अजीब सा चेहरा बना लेते हैं। वो दोनों देख पा रहे थे कि वाणी की आंखों में उनसे जरा भी डर नहीं है। एक व्यक्ति कहता है, आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी, वैसे यह बात मुझे काफी कमाल की लगी थी। आप अभी संत लेवल 4 पर हैं,
और हमें महसूस कर लिया, जबकि आपके चारों गार्ड को हमारे पीछे होने का भनक तक नहीं लगा। क्या ये कोई सीक्रेट था? वाणी थोड़ा गुस्से से कहती है, आप दोनों ये शब्दों का खेल खेलना बंद कीजिए और मेरे सवालों का उत्तर दीजिए। आखिर आप दोनों मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? हमारी तो वंश में आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं है कि ऐसा करने की जरूरत पड़े। एक व्यक्ति कहता है, सच में आप काफी दृढ़ निश्चयी हैं। आप ये जानकर ही दम लेंगी कि हम आपका पीछा क्यों कर रहे थे। वैसे हमारा आपको कोई चोट पहुंचाने का इरादा नहीं है, हम तो बस ऐसे ही आपका हाल चाल जानना चाहते थे। वाणी अब अपनी भौहें सिकोड़ लेती है, मतलब ये दोनों कब से फालतू की बकवास किए जा रहे हैं। वाणी का तो मन कर रहा था कि वो इन दोनों के मुंह में खंजर घोंप दे। क्या वो इन दोनों को बेवकूफ नजर आती है कि वो ये न समझे कि ये पीछा उसका हाल चाल लेने के लिए किया जा रहा था या फिर कुछ और कारण था। वाणी एनर्जी बाहर करते हुए कहती है, तो क्या आप दोनों सच में मेरा हाल चाल पूछने आए थे? एक व्यक्ति कहता है, अरे आप तो गुस्सा हो गई। ठीक है, हम बताते हैं, दरअसल हमारे यंग मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। वाणी कहती है, तो उन्हें खुद आना चाहिए था, ऐसे किसी और को भेजने की क्या जरूरत है? दोनों सामने खड़े व्यक्ति कहते हैं, उन्होंने हमें आपको उनके पास तक ले जाने के लिए भेजा है, तो क्या आप चल सकती हैं? वाणी अजीब सी हंसी हंसते हुए कहती है, अच्छा तो ये बात है, तुम्हारे यंग मास्टर मुझसे ऐसे मिलने से डरते हैं, तो उन्होंने मुझे लाने के लिए 2 चमचों को भेजा है। वाह क्या बात है, मैं उनसे इम्प्रेस हुई। वो दोनों कहते हैं, मिस आप ये क्या कह रही हैं? हमारे यंग मास्टर बस आपका अच्छे से वेलकम करना चाहते हैं। आप तो जानती ही है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने तो लेटर भी भेजा था रावत वंश में ताकि आप दोनों की शादी हो सके। इस शादी से दोनों वंश की पावर बढ़ जाएगी। वाणी कहती है, ओह ये तो मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे यंग मास्टर मुझसे शादी करना चाहते हैं। जाए और उनसे कह दीजिए कि मुझसे शादी करने के वो बस सपने ही देखते रह जाएंगे, मैं उनसे शादी नहीं करने वाली। एक व्यक्ति तो वाणी की यह बात सुनकर गुस्सा हो जाता है, वो अपनी मुट्ठी कस लेता है और मूव करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि दूसरा व्यक्ति उसे रोक लेता है और आंखों से इशारा करता है, शांत रहो। वो दूसरा व्यक्ति कहता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए मिस। आप तो जानती होगी कि हमारी यंग मास्टर सेन वंश के अगले वंश हेड हैं, तो आप उनसे शादी कर लेंगी तो इससे आपका ही फायदा होगा और साथ ही रावत वंश का भी। क्योंकि हमें पता है कि रावत वंश की पावर दशकों से काफी घट गई है। ले देकर अभी के लिए सिर्फ रावत वंश हेड ही पावरफुल हैं, उनके दुश्मन बस इसी फिराक में है कब रावत वंश पर हमला कर दिया जाए। और अगर ऐसे में आप हमारे यंग मास्टर से शादी कर लेती हैं तो इससे रावत वंश का दोबारा से पावरफुल बन जाएगा। हमें तो बस रावत वंश की चिंता है। आखिर वो पुराने समय में हमारे साथी जो थे और दोनों होने वाले अगले वंश हेड की आपस में शादी, ये कितनी अच्छी बात है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? 107 वाणी फाइट अगेंस्ट बोथ। उस व्यक्ति की बात सुनकर वाणी का तो मुंह ही बन जाता है, मतलब ये लोग उसे पावर की लालच दे रही है और ऐसे शाम के वक्त अकेले में आकर बीच रास्ते में शादी का प्रपोजल लाना, इसका क्या मतलब है? मतलब तो साफ है, मुझे डरा कर जबरदस्ती शादी मनवाना चाहते हैं। वाह, प्लान अच्छा है। वाणी कहती है, आप दोनों को मेरे रावत वंश की इतनी चिंता है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ, इसके लिए आपका धन्यवाद। वैसे आपका ये प्रपोजल तो काफी अच्छा है और आपके विचार भी मुझे काफी अच्छे लगे। वाणी ये सब अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए कह रही थी। वो दोनों तो अब ये सुनकर मुस्कुराने लगते हैं कि चलो वाणी उनकी बातों में आ तो गई कम से कम। वाणी आगे कहती है, पर हमारे रावत वंश को पावरफुल बनने और दुश्मनों को दबाने में किसी और की मदद की कोई जरूरत नहीं है। हमारा रावत वंश सब कुछ खुद ही कर लेगा। ये सुनकर तो अब उन दोनों का चेहरा बिगड़ जाता है। वो दोनों कब से वाणी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि शादी के लिए है कर दे, पर वाणी तो तैयारी नहीं है। वो दोनों कहते हैं, तो आप शादी के लिए नहीं मान रही है, तो फिर ठीक है, अब हम यह शादी जबरदस्ती कराएंगे। अब रावत वंश को सेन वंश से शादी का रिश्ता जोड़ना ही होगा, उसके लिए अब हमें चाहे जो करना पड़े। वाणी सावधान हो जाती है। वो कहती है, आप दोनों क्या करने वाले हैं? इसका अंदाजा भी है, दोनों वंश में फालतू की दुश्मनी क्यों पैदा करना चाहते हैं? इससे कुछ भी निकल कर नहीं आएगा, परिणाम सिर्फ नुकसान वाला ही होगा। वो दोनों व्यक्ति कहते हैं, यही तो हम कहना चाहते हैं, आप फालतू में ही दुश्मनी को चाहती हैं। आप शादी के लिए मान जाए और हमारे साथ चलिए, हमारे साथ चलिए, यंग मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। वाणी गुस्से से कहती है, आप दोनों ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, और अगर आपको शादी की बात करनी ही थी तो हमारे वंश में आना चाहिए था, मेरा यहाँ पीछा करने की क्या जरूरत थी? दोनों व्यक्ति कहते हैं, हमने आपके वंश में तो लेटर भी भेजा था, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन उसका जवाब आया ही नहीं, तो फिर हम ही चले आए आपका जवाब जानने के लिए। वाणी को अब थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि वो अपने वंश के क्षेत्र से काफी दूर थी, ऐसे में वंशहेड भी उसकी मदद आकर इतनी जल्दी नहीं कर सकते थे। यहाँ तक पहुँचने में रावत वंश के वंशहेड को टाइम तो लगेगा ही, और उतना ही टाइम अभी के लिए वाणी के पास नहीं है। और वो अभी इतनी तो पावरफुल नहीं थी और ना ही उसके गार्ड इतने पावरफुल अच्छी हो इनमें से एक का भी सामना कर सके।
वाणी कहती है, देखिए मैंने पहले ही बता दिया कि मैं आपके यंग मास्टर से शादी नहीं करने वाली हूँ, चाहे जो भी हो जाए, मुझे ये मंजूर नहीं है। वो दोनों ही अब वाणी के जवाब से चिढ़ गए थे। एक कहता है, आखिर आप क्यों शादी नहीं करना चाहती है, क्या कमी है हमारी यंग मास्टर में? वो पावरफुल है, अगली बार वंश हेड बनने वाले हैं, और क्या चाहिए आपको जो वो नहीं दे सकते हैं? वाणी कहती है, इस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है, मैं जब कह दिया तो कह दिया। दोनों कहते हैं, आप समझ रही है ना कि आप क्या कह रही हैं? आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार आप खुद होंगी। आप शादी नहीं करना चाहती तो आप हमारे साथ चलिए, यंग मास्टर से एक बार मिल तो लीजिए, उसके बाद जो आपका निर्णय जो होगा वो हम सब स्वीकार कर लेंगे। वाणी पागल नहीं थी जो इनके साथ चली जाती, वो तो पहले ही समझ चुकी थी कि ये तो सिर्फ बात करने के लिए तो पीछा नहीं कर रहे हैं। वो अगर इनके साथ गई तो अपने घर में तो चूहा भी शेर होता है, वो अभी तो इन दोनों का ही सामना नहीं कर सकती तो वहां कैसे सामना करेगी? वाणी का तो जैसे गुस्सा ज्वालामुखी का रूप ले रहा था, वो कब से इन दोनों से बात ही नहीं करना चाहती थी, तो एक क्यों उसके पीछे पड़ गए थे? वो उनके यंग मास्टर से शादी नहीं करने वाली, फिर भी ये दोनों यहाँ जबरदस्ती कर रहे हैं। वाणी तो बस कैसे भी करके अपने आप को शांत की हुई थी, क्योंकि वो जानती थी पावर उन्हीं लोगों को दिखाना चाहिए जहां लगे कि आप उनसे जीत सकते हैं। दोनों अब देखते हैं कि वाणी नहीं मानने वाली है, तो एक बड़बड़ाता है, लगता है अब आपको हमें यंग मास्टर के पास ले जाना होगा, अगर यही मंजूर है तो यही सही। वाणी सावधान हो जाती है, वो कहती है, आप दोनों क्या करना चाहते हैं? इतना कहकर वो अपने हाथ में लिया एक टोकन तोड़ दिया। ये टोकन उसने चुपके से बातों ही बातों में स्टोरेज रिंग से निकाल लिया था। उसके ऐसा करते हैं आसपास धुंध हो गई, जिसमें देख पाना मुश्किल था। वाणी इसी का फायदा उठाकर दूसरी तरफ निकल गई। काफी दूर आने पर जब वो देखती है कि वो दोनों पीछे नहीं थे तो वो राहत की सांस लेती है। वो तुरंत ही कॉल टोकन निकालकर वंश हेड को मैसेज कर देती है। वो चारों गार्ड कहते हैं, मिस आप कैसे भी करके रावत वंश में पहुंचे, हम यहीं रुककर उनको रोकने की कोशिश करते हैं। अगर वो दोनों पीछे आते हैं, काम से कम हम कुछ देर तो उन दोनों को रोक ही लेंगे। तो वाणी कहती है, नहीं आप चारों की मेरे साथ चल रहे हैं, सभी साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। उन गार्ड में से एक कहता है, नहीं हमारा सुरक्षित रहना जरूरी नहीं है, आपका सुरक्षित रहना जरूरी है। हमें वंश हेड ने आपकी सुरक्षा के लिए ही भेजा है, और हम आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए भी तत्पर है। वाणी कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा गार्ड कहता है, मिस आप हमारे रावत वंश की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, हम ऐसे आपको खतरे में नहीं देख सकते हैं। चारों हाँ में हाँ मिलते हैं। वाणी अब कुछ भी नहीं बोल पाती है, वो अब चुपचाप आगे बढ़ चलती है। वो चारों गार्ड कहते हैं, आप हमारी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस अपना ख्याल रखिएगा। हमें याद है कि आप दुनिया की सबसे अच्छी मिस हैं, जिन्हें हमें सेवा करने का मौका मिला। वाणी को इस बात का बहुत दुख हो रहा था कि वो चारों गार्ड उसके सबसे भरोसेमंद गार्ड हैं, जो उसकी सुरक्षा बचपन से करते आ रहे हैं, इसलिए ही वो उन्हें खतरे में छोड़ना नहीं चाहती थी। पर इस समय उसे भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना था। वो रावत वंश की अगली वंश हेड है, तो उसे कई ऐसे कड़े फैसले आगे चलकर लेने ही होंगे, चाहे इससे उसको दुख ही क्यों ना मिले। वो अब काफी तेजी से सिल्वर ईगल बीस्ट से जाने लगती है। सिल्वर ईगल बीस्ट जो कि खुद रावत वंश का वफादार था, वो चिंता में था। वो अपनी पूरी एनर्जी लगाकर उड़ रहा था। उसे इस समय बस एक ही चीज सूझ रही थी, वाणी को वंश में पहुंचाना चाहे जिस हाल में, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने वो दोनों आ जाते हैं। सिल्वर ईगल बीस्ट तुरंत ही अपनी दिशा मोड़ लेता है, पर वो ठहरा संत लेवल 2 पर। कहाँ वो संत लेवल 9 की बराबरी कर सकता था। वह दोनों ही उन चारों गार्ड की बॉडी को सिल्वर ईगल बीस्ट पर फेंक देते हैं। 3 गार्ड तो पहले ही मर चुके थे, चौथा जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, वो अपनी गिरती सांसों में ही कहता है, मिस आप भाग जाए। इसी के साथ वह भी मर गया। वाणी उन चारों को ऐसे मरा हुआ देख बहुत डर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो गुस्से से लाल होकर कहती है, क्या आप दोनों वंश के बीच लड़ाई चाहते हैं? दोनों व्यक्ति वाणी की ऐसी बात सुनकर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, लड़ाई? अरे लड़ाई तो तुम चाहती हो मिस वाणी, तुम अब भी हमारे साथ चल सकती हो। हमने तो आपसे बड़ी ही प्यार से अनुरोध किया था, पर आप ही हैं जो मना कर रही है। और आपको क्या लगता है कि रावत वंश अब उतना काबिल बचा है कि वो हमारे सेन वंश के सामने टिक सके? अगर दोनों वंशों के बीच बैटल होगा तो मुझे नहीं लगता कि रावत वंश बच भी पाएगा। वाणी कहती है, चुप हो जाओ, तुम दोनों कब से देख रही हूँ बकबक किए जा रहे हो। जब मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारी यंग मास्टर से शादी नहीं करने वाली, तो नहीं करने वाली, चाहे उसके लिए आज मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। इतना कहकर वाणी अपनी तलवार निकाल लेती है और वो एक व्यक्ति की तरफ बढ़ जाती है। वो एक ही पल में उस व्यक्ति के एकदम पास पहुंच जाती है। वो व्यक्ति तो वाणी की इस मूव से बाल बाल बच गया। वो कहता है, तुम तो बहुत तेज हो, अभी संत लेवल 4 पर हो, पर तुम्हारी पावर और टेक्निक लाजवाब है। अब रावत वंश की होने वाली वंशहेड से उम्मीद भी क्या ही की जा सकती थी। वो और कुछ कहता कि वाणी फिर से उस पर अटैक कर देती है, फिर वो इस बार भी बच गया। भला संत लेवल 9 के आगे संत लेवल 4 का कल्टीवेटर कितना जोर लगा लेगा।
वो व्यक्ति कहता है, ठीक है, जब तुम लड़ना ही चाहती हो तो यही सही, अब तुम्हारा घमंड जब दूर हो जाएगा तभी तुम्हें ले चलेंगे हम यंग मास्टर के पास। इतना कहकर वो भी अपना तलवार निकाल लेता है और दोनों में फाइट होने लगती है। ये फाइट बहुत ही खतरनाक थी, दोनों को देखा कर ही लग रहा था कि उनकी पावर क्या है। दोनों के तलवार के स्लैश से तो हवा में तरंगे उत्पन्न हो रही थी, यहाँ तक कि इसके इम्पैक्ट से जमीन पर क्रैक आ गए थे, कई पेड़ तो ऐसे ही काट कर गिर गए थे। दूसरा व्यक्ति बस उन दोनों की फाइट को देख रहा था और बड़बड़ाता है, ये लड़की तो अपने लेवल पर हमारे यंग मास्टर से भी बेहतरीन है। मानना पड़ेगा, अगर यंग मास्टर भी संत लेवल 4 पर आकर इससे फाइट करेंगे तो निश्चित रूप से हार जाएंगे, ऊपर से ये खूबसूरत भी बहुत है। तभी तो हमारे यंग मास्टर का इसमें इतना इंटरेस्ट है, आखिर इसमें बात ही जो ऐसी है, वो इसे हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। दोनों में फाइट चल रही थी, वाणी काफी घायल हो गई थी और वो व्यक्ति जो उससे लड़ रहा था उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। वाणी के तलवार की स्लैश में एनर्जी तो थी, पर वो संत लेवल 9 के ऊपर डोमिनेंट नहीं कर सकती थी और वही उस व्यक्ति के लिए वाणी को चोट पहुंचाना बहुत ही आसान था। सिल्वर ईगल बीस्ट जो सामने सिर्फ यह नज़ारा देख रहा था और जोर जोर से अपनी बीस्ट भाषा में चिल्ला रहा था, उसे तो दूसरे व्यक्ति ने अपनी एनर्जी जाल में जकड़ रखा था। वाणी अब थक चुकी थी, उसकी एनर्जी भी अब खत्म हो रही थी। वो व्यक्ति कहता है, तुम क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रही हो, सिर्फ एक शादी के लिए हार मान लो और चलो हमारे साथ। वाणी अपने हाथ से ब्लड को झटकती है और सरकास्टिकली हंसते हुए कहती है, हार मान लूं, ये कैसा मजाक है, मैंने हार मानना सीख ही नहीं है। जब मेरे पास सिर्फ जीने के लिए 6 महीने बचे थे तब मैंने हार नहीं मानी, तो अब कैसे मान लूं। उन्होंने मेरी जान बचाई, मुझे नई जिंदगी दी, मेरी पावर को रिस्टोर करने में मदद की, वो भी बिना कुछ डिमांड किए। और तुम सब सोचते हो मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे यंग मास्टर से शादी कर लूं, जिसकी इज्जत मेरी नज़रों में एक कचरे जितना भी नहीं है। मुझे मरना मंजूर है, पर मैं उन्हें छोड़कर किसी और से शादी नहीं कराने वाली। वाणी की एनर्जी अब बढ़ना शुरू हो जाती है। वो व्यक्ति कहता है, तो तुम अब रावत वंश की ब्लड लाइन को यूज कर रही हो, पर तब भी तुम खास कुछ कर नहीं पाओगी। वाणी अब ज्यादा देर किए बिना ही उस पर अटैक कर देती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो अपने ब्लड लाइन को कब तक एक्टिवेट रख सकती है। अब वाणी उस व्यक्ति पर भारी पड़ रही थी। वाणी भले ही संत लेवल 4 पर थी, पर उसकी रावत वंश पुराने ब्लड लाइन में से एक है, तो उसकी पावर कम तो नहीं हो सकती थी। 108 ए लिटिल बेबी। वाणी के लगातार अटैक की वजह से वो व्यक्ति अब घायल होने लगता है। अब उसे ऐसे कमजोर पड़ते देख दूसरा व्यक्ति जो ये सब देख रहा था वो भी इस फाइट में आ जाता है। अब दो लोग वाणी से लड़ रहे थे, वो भी संत लेवल 9 के, पर फिर भी वाणी के तलवार की एक एक स्लैश उनको बार बार पीछे होने पर मजबूर कर रही थी। वाणी की स्पीड काफी तेज हो गई थी जब से उसने अपनी ब्लड लाइन की पावर एक्टिव की थी। उस हल्की अंधेरी होते दिन में आसमान में बस उनकी लड़ने की आवाज हो रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, कोई भी किसी भी प्रकार के बीस्ट की आवाज तक नहीं आ रही थी, जो शाम होते ही आवाज करने लगते हैं। भला जहां संत लेवल 9 के लोग फाइट कर रहे थे, कोई मामूली बीस्ट कैसे आवाज कर सकता था। सभी बीस्ट तो डर के मारे छिप गए थे। वो दोनों वाणी का सामना तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे, बस अपना बचाव ही कर पा रहे थे, वही काफी था उनके लिए। दूसरा व्यक्ति सोचता है, तो ये है रावत वंश की ब्लड लाइन की पावर बहुत ही शानदार है। भले ही अभी के लिए रावत वंश कमजोर हो, पर आगे चलकर ये बहुत पावरफुल फिर से बन जाएंगे। अब समझ आ रहा है कि यंग मास्टर क्यों रावत वंश के पीछे पड़े हैं, उन्हें तो इनकी पावर चाहिए, और ये लड़की जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। हमने गलत अंदाजा लगा लिए था, देखा जाए तो हमारे यंग मास्टर इस लड़की के पोटेंशियल के आगे कुछ भी नहीं है, जब ये अभी सिर्फ संत लेवल 4 में होकर हम दोनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दे रही है। तो जब ये हमारे बराबरी पर आ जाएगी तो क्या क्या कर देगी। यंग मास्टर काफी दूर का सोचकर इस शादी को मनवाना चाहते हैं, क्योंकि पूरा फायदा तो सेन वंश का ही होगा इस शादी से। दूसरा व्यक्ति कहता है, तुमने गलती कर दी, इसे पहले ही हरा देना चाहिए था, अब देखो इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। पहला व्यक्ति कहता है, क्यों ना हम भी अपना ब्लड लाइन पावर यूज करें। दूसरा व्यक्ति कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो, हमारे पास अपने वंश की शुद्ध ब्लू लाइन नहीं है, हम एक्टिव करके भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास इतनी ही शुद्ध ब्लड लाइन होती तो हम श्रेष्ठ बन चुके होते, और भूलो मत हम जिससे लड़ रहे हैं वो रावत वंश की अगली वंश हेड बनने वाली है, तो इसकी ब्लड लाइन कितनी शुद्ध होगी। बड़े वंश के लोगों में वंश हेड का चुनाव ऐसे ही होता है, सबसे ज्यादा शुद्ध ब्लड लाइन वाला ही उस वंश का वंश हेड बनेगा, क्योंकि अंततः वही वंश में सबसे पावरफुल होता है। ये निर्धारण जन्म से ही कर दिया जाता है, जब तक कि उससे ज्यादा शुद्ध ब्लड लाइन वाला कोई पैदा न हो जाए, ऐसा सभी बड़े वंशों में होता है। लेकिन तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि वाणी का अटैक स्लो हो रहा है, क्योंकि अब वाणी की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, उसकी बॉडी जवाब दे चुकी थी। वो अब और देर तक अपनी ब्लड लाइन की पावर यूज नहीं कर सकती थी, उसके मुंह से ब्लड आ रहा था, वो अपने ब्लड को बाहर थूकती है, अब तो वो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वाणी के अंदर अब इतनी पावर नहीं बची थी कि वो अब लड़ सके, वो हवा में अपने बैलेंस भी नहीं बन पा रही थी, उसे अपनी जितनी ब्लड लाइन की पावर यूज करनी थी।
वो कर चुकी थी, उसे ब्लड लाइन की पावर यूज करने की वजह से आंतरिक चोटें भी आई गई थी, यहाँ तक कि उसकी कई नाड़ियां तक डैमेज हो चुकी थी। ऐसा तो होना ही था, ब्लड लाइन की पावर तो कल्टीवेटर की पावर बढ़ा तो देती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट को भी सहना पड़ता है। अगर कल्टीवेटर कमजोर होता है, तो उसके साइड इफेक्ट से वो मर भी सकता है। वो दोनों वाणी की यह हालत देख मुस्कुराते हैं। एक कहता है, चलो इसकी सारी अकड़ अब खत्म हो गई, अब ये कुछ नहीं कर पाएगी। दूसरा व्यक्ति कहता है, चलो इसे अब हम ले चलते हैं, अब हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। यंग मास्टर को। दोनों व्यक्ति वाणी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वाणी सोचती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मैं अपनी पसंद से कुछ नहीं कर सकती हूँ? कम से कम एक बार अक्षत को देखा तो लिया होता। मुझे अब मान लेना चाहिए कि जरूरी नहीं है जिंदगी में जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं हार मान चुकी हूँ। क्या मुझे मर जाना चाहिए? नहीं, शायद अगर जिंदा रहूंगी तो कभी मैं अक्षत से मिल सकूं, तब मैं उनसे माफी मांग लूंगी कि मैं अपना खुद से किया वादा नहीं निभा पाए। वाणी अभी इन सोचों में ही थी कि वो दोनों वाणी के पास पहुंच गए और उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे करते हैं, लेकिन तभी मानो समय जैसे थम गया हो। हवाएं धीमी पड़ गई हो, सब कुछ धीमा हो गया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे समय ही रुकने लगा था। वो दोनों व्यक्ति जैसे ही यह महसूस करते हैं, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो अब पीछे हटना चाहते थे, पर वो ऐसा कर ही नहीं पा रहे थे। वो समय से बंधे जो थे, तो समय के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। जब टाइम धीमा पड़ गया था तो जाहिर सी बात थी, वो भी धीमा पड़ जाएंगे। वाणी जो अब अपनी आंखें बंद करके हार मान ही रही थी कि उसे भी कुछ महसूस होता है, उसकी ब्लड की बूंद हवा में ही रुक गई थी। वो बहुत ही धीरे धीरे नीचे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो स्थिर हो गई हो। वाणी तुरंत ही अपना सिर ऊपर करके देखती हैं, तो वो दोनों व्यक्ति भी अब एकदम ठहर से गए थे। वाणी चारों ओर देखने लगती है, सब कुछ धीमा पड़ गया था। वो सिल्वर ईगल बीस्ट को देखती हैं, जिसका मुंह खुला हुआ था। वाणी को अब समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। अचानक से सब धीमा कैसे हो गया? तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो दोनों व्यक्ति तुरंत ही पीछे हो जाते हैं, पर तब तक देर हो चुकी थी। वो सामने ही देखते हैं कि दो हाथ नीचे गिर रहे थे। ये देख उनकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वो जैसे ही अपना हाथ देखते हैं तो उन दोनों का वो हाथ कट चुका था, जो उन्होंने वाणी को पकड़ने के लिए बढ़ाया था, और उसमें से खून का फव्वारा निकल रहा था। अब जाकर उन्हें वो दर्द महसूस होने लगा। वो दोनों एकदम से डर जाते हैं। दोनों के मुंह से निकलता है, ये नहीं हो सकता, मेरा हाथ। वो दोनों तो खौफ की वजह से 4 कदम पीछे चले गए थे। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ उनके साथ। शॉक सिर्फ उन दोनों को ही नहीं लगा था, बॉडी को भी लगा था। वो भी हैरान थी कि संत लेवल 9 के दो व्यक्ति का हाथ ऐसे कैसे कट गया, और दोनों अपना बचाव तक नहीं कर पाए। आखिर यह किया किसने? तभी उन दोनों व्यक्ति पर एनर्जी प्रेशर पड़ने लगता है। वो समझ गए कि यहाँ जो कोई भी है, वो बहुत ही पावरफुल है, और साथ में उसके पास टाइम मैनिपुलेशन की पावर है। यानी कि वो समय के साथ कुछ पल के लिए छेड़छाड़ कर सकता है। वो समय को धीमा और तेज दोनों ही कर सकता है, जो किसी ऐसी कल्टीवेटर की बस की तो बात नहीं थी। दोनों तुरंत ही घुटने पर आकर माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, हमें छोड़ दीजिए। एक आवाज आती है, तुम दोनों की हिम्मत भी कैसी हुई इन्हें चोट पहुंचने की? इस बार तो छोड़ रही हूं, अगली बार मार दिए जाओगे। वो दोनों व्यक्ति तो अब थर थर कांप रहे थे, दोनों ही पसीने से भीग गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन दोनों को अपनी गुस्से भरी नजर से घूर रहा हो, जिसके तले वो पिस जाएंगे। दोनों कहते हैं, हाँ, हमें जिंदा छोड़ने के लिए आपका शुक्रिया। वाणी तो बेचारी सोच में पड़ गई कि ये किसकी आवाज है। ये उसकी माँ तो नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम मास्टरी है ही नहीं, और ना ही उनकी यह आवाज है। तो यह है कौन जो उसकी मदद कर रही है? वाणी इधर उधर देखने लगती है। हालांकि उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि यह आवाज आई कहां से, पर उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। वो दोनों व्यक्ति तो अपनी नजरें भी ऊपर नहीं कर रहे थे। वो यहां से जा पाते कि एक जबरदस्त फोर्स के साथ जमीन पर पटक दिए गए और खून की उल्टियां करने लगे। अब उनकी हालत एकदम खराब हो गई थी, क्योंकि वो फोर्स तो बहुत ही ज्यादा थी। ये तो अच्छा हुआ कि वो दोनों संत लेवल 9 पर थे, नहीं तो शायद अब तक उस फोर्स के कारण गुब्बारे की तरह फट चुके होते। वह दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। सिल्वर ईगल बीस्ट भी अब आजाद हो चुका था। वो तुरंत ही वाणी को अपने ऊपर खड़ा कर लेता है। वाणी अपना सिर झुकाकर कहती है, सीनियर, आपका मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं वादा करती हूँ फ्यूचर में मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। क्या मैं आपको देख सकती हूँ? वाणी जब देखती है कि कोई भी जवाब नहीं आया, तो वो सोचती है जरूर कोई बहुत ही बड़ी कल्टीवेटर होंगी जो सामने नहीं आना चाहती हैं। कई ऐसे पावरफुल लोग अकेले में अलग थलग रहना पसंद करते हैं। वाणी कहती है, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपको जरूर कोई काम होगा, आप चली जाए, मेरी चिंता मत कीजिए। तभी वाणी को किसी की आवाज आती है। वो अपना सिर ऊपर करके सामने देखती है, तो एक छोटी सी बच्ची हवा में तैर रही थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो अभी मुश्किल से 1 साल की ही हुई होगी।
उसकी बड़ी बड़ी आंखों वानी को निहार रही थी। वो छोटी बच्ची मम्मा कहते हुए वानी के गले से चिपक जाती है। उसके छोटे हाथ में तो वानी आ ही नहीं रही थी। वानी तो कंफ्यूज, वो तो बस ऐसे ही शॉक में खड़ी रहती है। उसे अपने सुने पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी इस नन्ही सी बच्ची के मुंह से क्या सुना। वो सोचती है जरूर उसने कुछ गलत सुन लिया होगा। वो धीरे से कहती है, इतनी प्यारी सी छोटी बच्ची को कौन यहाँ अकेले छोड़ गया। वो अब उस छोटी बच्ची को अपने से अलग करती है और कहती है, क्या तुम यहाँ खो गई हो। वो बच्ची अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वानी को देखते हुए नमे सिर हिला देती है। वानी कहती है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ आसपास हैं। वो बच्ची हाँ में सिर हिला देती है। वानी कहती है, तो कहाँ हैं। वानी के दिमाग में चल रहा था कि कहीं इस छोटी बच्ची की माँ वो सीनियर तो नहीं है जो अभी अभी उसकी मदद की है। वो बच्ची कहती है, आप ही तो मेरी माँ हैं। वानी ये सुनकर अजीब सा चेहरा बना लेती। वो कहती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम ये क्या कह रही हो। तुम्हारी माँ कहाँ है, अच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाती हूँ। 109 डॉटर ऑफ अक्षत एंड वानी। वो छोटी बच्ची कहती है, आप ही मेरी माँ है। अब तो वानी जैसे बेहोश ही हो गई। मतलब ये क्या है। उसने तो अभी तक शादी ही नहीं की है और ना ही आज तक वह किसी के साथ फिजिकल हुई है। तो उसकी 1 साल की बेटी कहाँ से हो गई। क्या कोई भी बच्ची आसमान से आकर बोल देगी कि वो उसकी बेटी है और वो मान लेगी, इसका क्या मतलब। वो छोटी बच्ची वानी को ऐसे देख अपनी भोली सूरत चमकती आंखों से कहती है, आप ही मेरी माँ हो। वानी कहती है, प्यारी गुड़िया जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरी कोई बेटी नहीं है तो तुम मेरी बेटी कैसे हो सकती हो। याद करो तुम्हारी माँ कहाँ है और कैसी दिखती है। वानी को न जाने क्यों उस लड़की से यही फीलिंग आ रही थी कि ये उसकी ही बेटी है, पर दिमाग ये इनकार कर रहा था कि उसकी कोई बेटी भी है। यहाँ तक कि उस छोटी लड़की की आंखें बिल्कुल वानी की तरह थी, गहरी नीली। वो छोटी लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और कुछ याद करती है और फिर अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान। वानी कहती है, तो क्या तुम्हें याद आया तुम्हारी माँ कैसी दिखती है और कहाँ है। वो छोटी बच्ची कहती है, हाँ वो आप ही तो है, मुझे आपका ही चेहरा याद आ रहा है, आप ही मेरी माँ हैं। वानी तो ये सुनकर जैसे लड़खड़ा ही गई। तभी वानी कुछ नोटिस करती है और उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचती है, यह मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस किया। वो कहती है, तुम एक आत्मा हो। वो छोटी बच्ची हाँ में सिर हिला देती है। वानी हैरान थी कि वो एक ऐसी छोटी बच्ची की आत्मा देख रही है, वो भी पूरी पावर में। उसने ऐसे किसी की आत्मा नहीं देखी थी जो इतनी पावरफुल हो। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि भला एक छोटी सी बच्ची की आत्मा ऐसे कैसे हो सकती है। वो कैसी इतनी शक्ति में है कि मुझसे बात कर रही है। वानी कहती है, अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारी बॉडी कहाँ है जिसमें तुम पैदा हुई थी। वो बच्ची कुछ सोचने लगती है और फिर कहती है, मैं तो ऐसे ही पैदा हुई थी, मेरी यही बॉडी है, अभी तो मेरी आत्मा ही मेरी बॉडी है। अब तो वानी सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे आत्मा का जन्म लेना। यह नहीं हो सकता है, बिना बॉडी की आत्मा जन्म नहीं ले सकती है। वानी कहती है, तुम पैदा कैसे हुई थी, तुम्हारा नाम क्या है। वो छोटी बच्ची कहती है, मैं तो वैसे ही पैदा हुई थी जैसे और लोग पैदा होते हैं, और कोई तरीका तो मुझे नहीं पता कि मैं पैदा कैसे हुई थी, और मेरा तो अभी कोई नाम नहीं है। मैंने जब आंखें खोली तो आपको देखा कि आप पर 2 लोग हमला कर रहे थे। वानी आंखें बड़ी करके देखते हुए कहती है, तो क्या मुझे बचाने वाली वो सीनियर जिन्होंने उन दोनों का हाथ काट दिया था, वो तुम थी। वो छोटी बच्ची हाँ में सिर हिला देती है। अब तो वानी को और भी बड़ा झटका लगा। मतलब उसे बचाने वाली वो पावरफुल सीनियर एक छोटी सी 1 साल की दिखने वाली बच्ची है। आखिर यह है कौन। कहीं ये किसी देवता की बेटी तो नहीं है जो गलती से इस दुनिया में आ गई और मुझे अपनी माँ कहने लगी, क्योंकि इतनी पावरफुल, वो भी इतनी छोटी उम्र में। शायद देवताओं के बच्चे ही होते होंगे और इसकी बोलने और समझने की क्षमता से तो 1 साल की बिल्कुल भी नहीं लगती है। वानी अब अपना सिर पकड़ लेती है। वानी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। अगर ये किसी देवता की बेटी है तो कोई अब तक इसे लेने क्यों नहीं आया। और भला देवता की बेटी ऐसे कैसे गुम होने लगी, पता नहीं इसकी बॉडी भी है या फिर ये आत्मा ही है। वानी अपनी आंखें बंद कर सोचने लगती है। एक छोटी बच्ची उसे माँ बुला रही है, जिसे तो उसने कभी देखा भी नहीं होगा, पर न जाने क्यों उसका दिल कह रहा था कि ये उसकी ही बेटी है। वानी कहती है, अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हारी माँ हूँ तो तुम्हारे पिता कौन है, क्या तुम्हें याद है। क्योंकि बिना अपने पिता के तो तुम पैदा नहीं हुई होगी। वो छोटी बच्ची मुस्कुराती है। वो कहती है, मेरे पिता वही हैं जिनके बारे में आप सोचती रहती हैं। वो एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर है जिन्होंने आपके बॉडी में से जीवित जहर को खत्म किया था, और वो दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं। वानी को फिर से झटका लगता है। ये जीवित जहर वाली बात तो सिर्फ उसके पेरेंट्स और अक्षत जानता था, तो इसे कैसे पता। कहीं ये सच में तो मेरी बेटी नहीं, ऐसा वानी सोच रही थी। वानी कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब वो अक्षत हैं। वो छोटी बच्ची मुस्कुराती है और अपनी चमकती आंखों से कहती है, हाँ उनका नाम अक्षत है, वही तो मेरे पिता हैं।
ये सुनकर वाणी का चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है। वो धीरे से कहती है, अक्षत और मेरी बेटी। वो लड़की कहती है, हाँ, मैं आपकी और उनकी ही बेटी हूँ, क्या आप मुझे अपने गले से नहीं लगाएंगी? वाणी को अभी कुछ नहीं समझ आ रहा था। उसे मिले अक्षत से 1 महीने ही हुए हैं और उन्होंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था, तो उनकी बेटी कब और कैसे पैदा हो गई? वाणी पूरा कंफ्यूज थी। पर कुछ भी हो, वाणी को वो अपनी बेटी ही नजर आ रही थी। उसका दिल यही कह रहा था कि ये उसकी बेटी है। वो उसे तुरंत ही गले से लगा लेती है। वो उसके गालों पर किस करती है। उसे इतना खुशी महसूस हो रही थी कि वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। वाणी की आंखें भर आई थी। वाणी उसे फिर से अपने गले से लगा लेती है। ऐसा करके उसके दिल को बहुत ही सुकून मिल रहा था। उसे ये तो नहीं पता था कि ये कैसी फीलिंग्स थी, पर ये बहुत ही सच्ची और अच्छी फीलिंग्स थी। तभी उसे लड़की की पैर धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। वो अब अपनी असली आवाज में कहती है, आपको ऐसे तंग करने में मुझे मजा आया माँ। अचानक से उसने इस बच्ची की आवाज को सीनियर की आवाज के जैसे होने पर वो उसे देखने लगती है। हालांकि उसे पता तो था कि यही उसकी बेटी ही वो सीनियर थी। वो छोटी बच्ची कहती है, माँ मुझे माफ करना, मैंने आपसे ऐसी शरारत की और आपको परेशान किया। अब मैं आपको सच बताती हूँ। वाणी तो अब सोच में पड़ जाती है कि ये अब कौन सी सच बताने की बात कर रही है। वो कहती है, तुम अब यह मत कहना कि तुम्हारे पिता अक्षत नहीं है, ये तुमने मुझसे झूठ बोला है। वो बच्ची कहती है, माँ आपके दिमाग में यह क्या चल रहा है? मैं आप दोनों की ही बेटी हूँ। मैं ये बताने वाली थी कि मैंने टाइम मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज़ किया है, जिससे मैं समय में पीछे आ गई हूँ। आपकी ये बेटी 17 साल की है, लेकिन मैं अपने वास्तविक आत्मा में समय में पीछे नहीं आ सकती और ना ही अपने बॉडी के साथ, इसलिए मुझे ऐसे 1 साल की बच्ची के रूप में आना पड़ा। मैं बस आपकी मदद करने आई थी। वाणी तो स्तब्ध खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये छोटी बच्ची बोल क्या रही है। वाणी को ऐसे देख लड़की कहती है, ठीक है, मैं आपको आसान भाषा में समझती हूँ। मैं आपकी बेटी फ्यूचर में हूँ। मैं बस अपनी टेक्निक की मदद से अपने जन्म के समय से भी पीछे आई हूँ। ये सुनकर वाणी शॉक हो जाती है। पहले तो उसे इस बच्ची का समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे आत्मा के रूप में है, और अब पता चल रहा था कि वो उसकी बेटी है जो भविष्य से आई हुई है। वाणी कहती है, क्या तुम भविष्य से हो, पर यह कैसे? वो लड़की कहती है, इसे बताने में तो मुझे घंटों लग जाएंगे और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं बस कुछ देर और यहाँ रह सकती हूँ। वाणी कुछ सोचते हुए कहती है, ओह अच्छा, मैं समझ गई। वो लड़की कहती है, माँ आप सच में बहुत खूबसूरत तब भी है और अभी भी है, तभी तो पिताजी आपकी इतनी तारीफ करते रहते हैं। वाणी जब ये सुनती है तो उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। वो कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? और तुम्हारे पिता उस समय कहाँ और कैसे हैं? वो लड़की कहती है, माँ मैं ये आपको नहीं बताने वाली, कहीं आपने मेरा नाम बदल दिया बाद में तो। मुझे मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है, और रही बात पिताजी की, तो उनके कारनामे बहुत है। वो सोचती है अगर मैंने इन्हें पिताजी के बारे में बताया तब तो ये आधा जलन से ही मर जाएंगी कि मेरी कितनी और माँ हैं। वो लड़की कहती है, मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाली, बस इतना जान लीजिए, सब ठीक ही है। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। वाणी फिर से उसे गले से लगा लेती है। उसके कान में एक आवाज आती है, अपना ख्याल रखना माँ, हम भविष्य मिलेंगे, और हाँ पिताजी पर थोड़ा दबाव रखिए, उन्होंने बहुत कांड किए हैं। वाणी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसके कहने का क्या मतलब था। अचानक से फिर से सब कुछ धीमा पड़ गया और वो छोटी बच्ची कहीं गायब हो गई। और वाणी बस देखते ही रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो समझ रही थी कि ये ज्यादा समय के लिए नहीं था। उसे तो खुश होना चाहिए कि वो अपनी बेटी से मिल पाई जिसके जन्म के बारे में उसे पता भी नहीं है। उस लड़की ने वाणी को जाते जाते अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा दे दिया था। इसकी वजह से वाणी की चोटें अपने आप ही बहुत तेजी से भरने लगी और उसके डैमेज हुई नाड़ियां भी ठीक हो गई। और एक झटके के साथ ही वो संत लेवल 5 पर पहुंच गई। वो तो ये देख सोच में पड़ गई कि ये सब कैसे हुआ। वाणी को याद आता है कि ये लड़की उसकी और अक्षत की बेटी है। इसका मतलब वो दोनों आगे चलकर एक होने वाले हैं। उसे अब किसी की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सोच सोच कर ही वो मुस्कुराए जा रही थी। सिल्वर ईगल बीस्ट जो ये सब बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, उसे तो अब गर्व हो रहा था कि वाणी की बेटी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो समय में पीछे आ गई। वो अब निर्णय करता है कि वो ये बात अपने मास्टर वंश हेड को भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये भविष्य से जुड़ी चीजें हैं जिन्हें जितना काम लोगों को पता हो उतना ही अच्छा होता है। यहाँ से 1 मिलियन किलोमीटर दूर कोई आसमान से ये सब कुछ देख रही थी। वो कहती है, मैं तो बस इसकी मदद करने ही वाली थी, लेकिन कोई पहले ही आ गया मदद करने के लिए। उस लड़की पर भी नेचर के नियम नहीं लागू होते, बिल्कुल उसकी तरह। तभी तो वो लड़की समय से छेड़छाड़ करके ऐसे अपनी माँ को बचाने के लिए समय में पीछे चली आई। इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं पता था कि कोई टाइम मास्टरी इतने ऊपर के लेवल तक कर सकता है कि ऐसे समय में पीछे आ सके। इतना कहकर वो मुस्कुरा देती हैं। 110 परवर्ट स्वेटा। दूसरी तरफ अक्षत जो स्पीति वैली सेक्ट से अपने घर की तरफ निकला हुआ था, अचानक से उसे दर्द सा हुआ। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या है। वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है।
उसके मुंह से निकलता है, वाणी, क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी वो सामने देखता है तो जैसे समय रुक सा गया था। वो कहता है, ये क्या है? क्या ये टाइम मैनिपुलेशन की पावर है? हाँ, ये वही है, कोई तो है जो समय के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। लेकिन तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, अक्षत का दर्द भी खत्म हो जाता है। वो बड़बड़ाता है, आखिर ये क्या था? मुझे अचानक से क्या हो गया था? कहीं से सब सिर्फ मेरा भ्रम तो नहीं है? मुझे वाणी की याद आ रही है, वो कहाँ होगी? क्या वो ठीक है? मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, वो जहाँ भी होगी ठीक ही होगी। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, उसने दुनिया देखी है कैसे क्या होता है। मैं फालतू में ही उसकी चिंता कर रहा हूँ। अब काफी अंधेरा हो गया था, लेकिन फिर भी सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। अक्षत बड़बड़ता है, मुझे थोड़ा और पहले निकलना चाहिए था ताकि मैं जल्दी पहुंच जाता। दरअसल अक्षत को थोड़ा डर लग रहा था, ऐसे जंगल के बीच में से गुजरना। तभी उसके पीछे से किसी के गुजरने की आवाज होती है। अक्षत तो अब भूत भगाने का मंत्र पढ़ने लगता है। उसे ऐसे डर लगना तो स्वाभाविक था, उसने अपनी दुनिया में भूतों की कई मूवीज देखी है जो ऐसे ही जंगल में गुजर रहे शख्स को अपना शिकार बनाते हैं। ये याद आते ही उसकी और फट रही थी। उसे न जाने कौन कौन सी भूत और चुड़ैल याद आ रही थी। स्त्री मूवी की वो चुड़ैल जो लड़कों को शिकार बनाती है। अक्षत बड़बड़ाता है, हे भगवान, बचा लो मुझे, मैं तो अभी तक सिर्फ किस ही कर पाया हूँ। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अक्षत अब कैसे भी करके अपने घर पर पहुंच ही गया। वो तो डर की वजह से पसीने से भीग गया था। उसके पास टॉमी, कौवा और श्वेता जो गेट पर ही खड़े थे, उस पर टूट पड़ते हैं। अक्षत उन्हें थोड़ा प्यार करता है। वो जब सामने देखता है तो ईशानी भी खड़ी थी, जिसका चेहरा थोड़ा लाल था, जो चंद्रमा के प्रकाश में साफ साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी अक्षत का ही इत्र कर रही थी। अक्षत कहता है, क्या तुम भी मेरा इंतजार कर रही थी? ईशानी कहती है, वो हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अक्षत तो अब ईशानी को घूरने लगते हैं। उसे तो ऐसा लगा कि जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। ये लड़की तो पहले यह बात मानने से साफ इनकार कर देती थी, तो अब क्या हुआ? ये मान कैसे गई कि ये मेरा इंतजार कर रही थी? ईशानी का ऐसा बदला हुआ व्यवहार अक्षत से पच नहीं रहा था। अक्षत कहता है, ठीक है, अब हम खाना खाते हैं, मैंने मार्केट से ही खाना ले लिया है। ईशानी हाँ में सिर हिला देती है। सभी अब खाना खाने बैठे थे। अक्षत भी हाथ मुंह धोकर आता है। वो पहले सबको खाना सर्व करता है और फिर खाना शुरू करता है। अक्षत की तभी ध्यान ईशानी पर जाता है, जो अपने पैर मोड़कर बैठी हुई थी। उसने अक्षत के कपड़े पहन रखे थे और ऊपर से 3 बटन खोल रखे थे। ये देखते ही तो अक्षत का चेहरा लाल हो जाता है। उसका गला सूख गया था तो खाना अटकने लगा, उसे खांसी आने लगा तो ईशानी उसे अपनी ग्लास आगे कर देती है। अक्षत तुरंत ही पानी पीता है और जब खांसी बंद हो जाती है तो उसे समझ आता है कि यह ग्लास तो ईशानी का झूठा था। इसका मतलब उसका ईशानी के साथ इनडायरेक्ट किस हो गया। ये समझ आते ही उसका चेहरा और लाल हो गया था। वो ग्लास ईशानी को दे देता है तो ईशानी भी उसी से पानी पीती है, सेम उसी जगह से जहां से अक्षत ने पिया था। ये देखकर तो अक्षत के दिमाग में न जाने क्या क्या ख्याल उमड़ने लगे। वो ईशानी की होठों को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। ईशानी कहती है, क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? अक्षत तो अपना चेहरा सामने की तरफ करके खाने लगता है। वो सोचता है, अक्षत अक्षत तुझे ये क्या हो रहा है? अक्षत अब जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। कुछ देर बाद वो फिर से अपनी तिरछी नजरों से ईशानी को देखने लगता है। अक्षत सोचता है, आज ये मुझे इतनी अच्छी क्यों लग रही है? क्या आज सुबह जो इसे किस किया था उसकी वजह से? अक्षत ईशानी को बार बार तिरछी नजर से देख रहा था। वो अपने आप को ईशानी को ऐसे देखने से रोक ही नहीं पा रहा था। खाना खत्म करने के बाद अक्षत कहता है, वैसे जब मैं स्पीति वैली सेक्ट जा रहा था तो तुमने कहा था कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, तो वो कौन सी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? अक्षत का सवाल सुनकर ईशानी का चेहरा लाल हो जाता है। वो अपनी नजरें छिपाने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे इस बारे में। वो तो आज दोपहर से ही सोच रही थी इस बारे में कि वो अपनी बात कैसे कहेगी अक्षत से। जब अक्षत स्पीति वैली सेक्ट जा रहा था तब तो उसकी हिम्मत थी कि वो अपनी बात कह सके, पर जैसे से टाइम बीतता गया उसकी हिम्मत कम हो गई और अब वो अपनी हिम्मत जुटाना की कोशिश कर रही थी। अक्षत कहता है, क्या हुआ, तुम भूल गई क्या? कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी होता है कि हम जो बोलने वाले होते हैं अचानक से भूल जाते हैं। तुम्हें जब याद आ जाएगा तब मुझे बता देना। ईशानी सोचती है, मैं भूल गई? अरे कैसे भूल जाऊंगी इस बात को? ये तो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इस बात को बोलूं। ईशानी अब अपनी हिम्मत जुटाती है और एक लंबी सांस लेकर बोलने ही वाली थी कि तभी अक्षत टॉमी को एक लात मारता है तो टॉमी लुढ़क कर कुछ दूर चला जाता है। अक्षत कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? उसकी गर्दन को ऐसे मुंह में क्यों पकड़ रहे हो? क्या तुम काले कौवे को खाना चाहते हो? टॉमी तो बस अपना दांत दिखाता है, मानो वो कह रहा हूं, अरे मास्टर हम तो बस खेल रहे थे, आप बुरा क्यों मान गए? टॉमी अब चुपचाप अगर अक्षत के पास बैठ जाता है। अक्षर उसके पीठ को सहलाते हुए कहता है, जोर से तो नहीं लगी टॉमी?
टॉमी, जिसका चेहरा गिरा हुआ था लात खाने की वजह से, वो अब खुश हो जाता है। वो अब अपनी गर्दन ऊपर कर लेता है। अक्षत उसकी गर्दन को भी सहलाने लगता है। लात खाने की वजह से जो अब तक उसका चेहरा गिरा हुआ था, वो अब घमंड से ऊपर हो गया था। टॉमी अपनी एक आंख खोलकर कौवे को देख रहा था और फिर अपने दांत दिखाता है, मानो वो ये कह रहा हो, देखा ना मास्टर, मुझे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे मारा तो उन्हें बुरा लगा। टॉमी धीरे से एक लात कौवे को मारता है, जिससे बेचारा काला कौवा लुढ़क जाता है। टॉमी मन ही मन हंसता है। ही, क्यों मजा आया ना, मेरे ऊपर भी तुम मन ही मन हंस रहे हो होंगे न बे, तो जरा तुम भी इसका मजा लो। श्वेता तो इन दोनों से अलग उस जगह पर बैठी थी जहां से अक्षत को बड़े ही अच्छे से देखा जा सकता था। उसके मुंह से ठरक के कारण लार टपक रहा था। वो सोच रही है, मास्टर, आप इतने ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग क्यों है? मैं जब जब आपको देखती हूँ तब तब मेरा दिल आप पर ही आ जाता है। मास्टर, आप मेरा कब लेंगे प्यार भरा किस? जैसा कि श्वेता से उम्मीद की जा सकती थी, वो हमेशा ही अक्षत के ख्यालों में डूबी रहती है, वो भी अश्लील ख्यालों में। सूर्यमंडल पेड़ जो ध्यान श्वेता को देख रहे थे, वो धीरे से अमरबेल लता से कहता है, जिस दिन इस श्वेता को मौका मिल गया, ये मास्टर के साथ वो सब कर डालेगी जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। देख रहे हो उसके मुंह से कैसे लार टपक रहा है। मैंने इसे ठरकी बीस्ट पूरे 1000 सालों में नहीं देखी है। अच्छा हुआ कि ये बीस्ट है, इंसान होती तो न जाने मास्टर का क्या हाल करती, वो तो बेचारे कितने अच्छे हैं। श्वेता उनकी आवाज सुन लेती है, वो पीछे देखी है और उन दोनों को चिढ़ाती है। वो बड़बड़ाती है, ये लोग सच्चा प्यार नहीं समझते हैं, प्यार तो वो है जिसमें। अरे आगे क्या बोलना था, मैं तो भूल गई। टॉमी का डायलॉग क्या था? याद आ जा। अरे हाँ, याद आया। प्यार तो वो है जिसमें क्या इंसान क्या बीस्ट, इन सब की कोई सीमा नहीं होती है। ये लोग तो अभी नासमझ हैं, भले ही हजारों साल के हो गए हो। श्वेता उन दोनों से कहती है, वैसे शायद आप दोनों को नहीं पता कि मेरी एंशिएंट स्पाइडर क्लैन की फाउंडर ने एक इंसान से शादी की थी और उनके बच्चे भी हुए थे। ये सुनकर सूर्यमंडल पेड़ कहता है, क्या बात कर रही हो? सच में? पर मैंने तो इस बारे में नहीं सुना था, जबकि हम तो उसे समय यही थे, पर शायद बहुत छोटे रहे होंगे। अमरबेल लता कहता है, तो क्या वो बच्चे आधा मकड़ी और आधा इंसान थे? सूर्यमंडल पेड़ कहता है, अरे ये बात तो बाद में आती है, पहले ये सोचो कि दोनों में के बीच में वो कैसे हुआ जो बच्चे पैदा हो गए। अमरबेल लता कहता है, अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। बताओ, क्या ये संभव भी है? हम तो जानते हैं कि कई पुराने ब्लड लाइन वाले बीस्ट ऐसा कर सकते हैं, पर तुम्हारे स्पाइडर क्लेन के पास ऐसा कर पाने की क्षमता है, यह नहीं पता था। ये तो काफी बड़ी बात है जो हमें इतने सालों में कभी पता ही नहीं चली। श्वेता कहती है, ये तो मेरे क्लेन का एक सीक्रेट है जो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। मैं यह अभी आपको नहीं बताने वाली, लेकिन आपको इतना बता देती हूँ कि जैसे पुराने ब्लड लाइन के बीस्ट इंसानों के साथ रिलेशन बना सकते हैं और शादी वगैरह भी कर सकते हैं, वैसे ही कुछ हमारी फाउंडर ने भी किया था। अब जैसे सियांग बीस्ट को ही ले लिया जाए, वो बिल्कुल इंसान की तरह ही दिखते हैं, बस उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है। उनमें भी कई राजकुमारी ने इंसानों से शादी की है और उनके बच्चे भी हुए हैं, हालांकि उन बच्चों को लोग जानते नहीं है। पर मैं बता दूं कि वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास सियांग बीस्ट की पुरानी ब्लड लाइन है और ऊपर से उनके पास इंसानों के भी वंश के पावर है। सूर्यमंडल पेड़ कहता है, ओह मैं समझ गया, ये तो काफी शानदार बात पता चली है मुझे। तो क्या इसका मतलब तुम मास्टर के साथ? श्वेता शर्माते हुए कहती है, अगर मास्टर की इच्छा होगी तो मैं तो उनके बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो हमेशा से तैयार हूँ, मास्टर जितने चाहे मैं उतने बच्चों को जन्म दे दूंगी। और कम से कम हमारे 100 बच्चे तो होने ही चाहिए। हमारे क्लैन में इसे सबसे अच्छा माना जाता है जिसके भी 100 बच्चे होते हैं। इतना कहकर श्वेता फिर से अपने ख्यालों में खो गई। सूर्यमंडल पेड़ एक लंबी सांस लेते हैं। वो तो जानते ही थे कि इस श्वेता नाम की मकड़ी के दिमाग में तो यही सब चलता ही रहता है हमेशा ही। इसके अलावा आज 2 चैप्टर और आएंगे, तो इंतजार करना।